तो ये जो पेपर है ये CUET का पेपर है ना। ड्राइव से ओपन किया, उसको लिख नहीं सकता मैं, मुझे वो लेना पड़ेगा। तो बताओ आप लोगों ने ट्राई किया होगा, मैं एक एक क्वेश्चन कराऊं या डाउट कराऊं सिर्फ, क्या कहते हो? सर जो डाउट है वही कराइए। हाँ तो पहले डाउट करा देते हैं फिर बाकी करवा देंगे। तो मुझे लगता है ये क्लास में अगली क्लास ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे जाना भी है। तो ये 6 to 9 इसका मैं कर देता हूँ। 6 to 9 में जितना भी क्वेश्चन हो पाएगा वो हम कर लेते हैं डिस्कस, और उसके बाद मैं अगली क्लास को इसको ऑफ कर देता हूँ। चलो तो बताइए इसमें क्वेश्चंस बताइए जिन लोगों ने डाउट है। ये अच्छा कैसे पता चलेगा आपको? ये तो इस राजेश जो है उसका रिस्पॉन्स जो ग्रुप में भेजा था उसने, वही मैंने ओपन कर दिया है। तो कैसे पता चलेगा क्या बताना है क्या नहीं बताना है? सर क्वेश्चन आईडी से। क्वेश्चन आईडी से? और फिर ढूंढना पड़ेगा ये तो क्वेश्चन आईडी। नहीं सर, काम करते हैं कि आपने तो ग्रुप में ये पीडीएफ भेजा ही हुआ था। हाँ वैसे अब देख लीजिए, हाँ ये अभी पीडीएफ मैंने शेयर किया ग्रुप में, आप लोग ओपन कीजिए और आप देखिए कौन से क्वेश्चन आप चाहते हो डिस्कस करें, वही यहाँ ओपन है। आप लोग फोन में ओपन कर लीजिए या लैपटॉप में दूसरे टैब खोल के, और उसमें देखिए आप कि कौन सा क्वेश्चन आपको डिस्कस करना है इसमें से, और ये वही पीडीएफ मेरे पास यहाँ है तो हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार चेक कर लीजिए, बताइए। सर ये 7 क्वेश्चन एक बार देखिए। 7 ठीक है। ये रहा 7th क्वेश्चन है ना। तो ये कह रहा है कि द राउंड ऑफ एरर टू द 2 डेसिमल प्लेसेस हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इंटरवल -0.05 to +0.05, then probability that absolute error in the sum 1000 number is less than 2। ओके तो जो मुझे समझ आ रहा है, चलो भाई तुम लोग हेल्प करना, मेरी ट्राई करते हैं। x1 plus x2 up to x100 ये एरर है और इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लिया है। एब्सोल्यूट वैल्यू इन द सम इज लेस देन 2। अगर इसकी बात करूं तो क्या बनेगी ये? तो यहां से आ जाएगा x1 x2 x100 लेस देन 2 मोर देन -2। अब प्रोसेस नॉट 100 1000, यहाँ भी 1000 है तो 1000 था टोटल। सो रैंडम सैंपल साइज 1000 का था जो ईच एरर को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ बोला है एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो पहले सम कर लेते हैं फिर एब्सोल्यूट लेते हैं। तो एब्सोल्यूट मतलब ये, तो सम में एब्सोल्यूट लिया हमने, तो ये बनेगा हमारे पास 1000 तक गया है। अब इसको कन्वर्ट करो, 1000 लार्ज है सो अब इसको कन्वर्ट करो उसमें, बताओ। सो x1 से लेके x1000 है तो इसका मीन तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं ना, इसका मीन निकालना है ex1 प्लस ex2 प्लस ex3। तो क्या हुआ? तो इसका मीन घटाओ, अभी निकाला था हमने तब 0, मीन 0, और तब हमने निकाला था इसका वेरिएंस निकालो। सो 1000 टाइम, अब एक का वेरिएंस कितना होगा? b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, जो आपने बताए थे 0.01 अपॉन 12 ना। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आया? इसको एक बार सिंप्लीफाई करो, 0.01 b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12। हाँ सर पूरा सिंप्लीफाई करके ये अंडर रूट में 0.833 आएगा। मतलब ये पूरा मिलके 0.833 आएगा। ओके तो इसका मतलब है यहाँ मुझे
-2 - 0 अपॉन रूट अंडर 833, 2 - 0 अपॉन रूट अंडर 0.833। इसको सिंप्लीफाई कर दो, क्या आएगा? सो प्रोबेबिलिटी ये हो गया z। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, कितना आता है? 2 अपॉन रूट अंडर 0.833, सर 2.19। 2.19 मतलब ऑप्शन में आ गया है ना, ऑप्शन में था ना ये। सो 2.19 और इधर आएगा -2.19। अब तो मिल गया, ठीक है, यही था एक्चुअली। तो वहां था एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो पहले सम करना था फिर एब्सोल्यूट लेना है। पिछले बार हमने क्या गलती किया, पहले एब्सोल्यूट लिया फिर सम किया, पिछले जो स्टेप कर रहे थे। तो यहाँ पहले सम करना है देन एब्सोल्यूट लेना, उसने कहा था एब्सोल्यूट एरर इन द सम। तो बताओ कितना आ गया? अब हो जाएगा, अब तो इजी हो गया ना। ये आ गया 5 2.19 - 5 ऑफ -2.19, इसको ब्रेक कर दो तो 2 टाइम 5 ऑफ 2.19 -1, यही आएगा। दिस इज आंसर। सर आपको नहीं लगता ये क्वेश्चन करने के लिए कैलकुलेटर रिक्वायर्ड रहेगा? नहीं, आंसर इसी में है ना। हाँ यस यस सही है। यहाँ पे इट्स नॉट इजी टू फाइंड अ स्क्वायर रूट बाय हैंड, इतने कम टाइम में तो नहीं हो पाएगा। यस क्योंकि अब इसका रूट निकालना, देन इसको 2.19 तक पहुंचना डिफिकल्ट है। कैलकुलेटर तो पहुंच गए, वहाँ टाइम भी कम, हमारे पास 75 क्वेश्चन है, 105 मिनट है, तो 1.5 मिनट अप्रॉक्स एक क्वेश्चन पे है, कैसे इतना आसान होगा? तो यहाँ से देखो ये फाइनली, सो इसमें तो यहाँ हम थोड़ा गलत कर रहे थे, पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया फिर सम किया। इसने कहा था एब्सोल्यूट एरर इन द सम, तो पहले सम करना है फिर एब्सोल्यूट लेना था। तो ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आ गया, डी वाला ऑप्शन। नहीं कहाँ गया? सी वाला ना, 2 टाइम 2.5 2.19 -1, तो सी ऑप्शन इसका है। देख लो आंसर की मैं आईडी चेक कर लो क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो ये अभी वो क्वेश्चन था, किसी को कंफ्यूजन है इसमें? नहीं सर। 5 और 7 पूछा है किसी ने, तो 7 तो हो गया ये। चलिए 7 हमने डिस्कस किया अभी, तो इस 7 का जो अभी हमने डिस्कस किया उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन ट्रू है। आईडी यहाँ देख सकते हैं आप, तो थर्ड ऑप्शन की आईडी ये है, तो उससे चेक कर लेना। एक बार 5 किसी ने पूछा है चैट में, देखिए 5 में क्या है जी? द रिलेशन बिटवीन कोरिलेशन रेशियो ईटा एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट जीटा। ये तो डायरेक्ट फार्मूला है, चेक करके बताओ क्या है फार्मूला ये? सर ये थर्ड ऑप्शन होगा, है ना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फार्मूला है जिसमें आप, अगर आपको एग्जाम में याद नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रूव नहीं कर सकते, डिराइव नहीं कर सकते। तो थिंग इज डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड रिलेशन है जो आपको याद होना चाहिए, और नहीं है तो छोड़ना ही पड़ेगा क्वेश्चन, वो एग्जाम में आप प्रूव नहीं कर सकते आप। तो इस तरह से, तो जस्ट आप ये बुक में देख लीजिए, गुप्तापुर वाली में, या ऑनलाइन जस्ट वर्ड टू वर्ड टाइप कर लीजिए, आपको बहुत सारे इसके रिलेटेड थ्योरीज मिल जाएंगे, वहां से आप सीख सकते हैं। ठीक है, कि इनके बीच क्या रिलेशन है, कोरिलेशन रेशियो और कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन रहता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा आपको उसके लिए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन अगर है, ठीक है। सर फिर 11th ओके। सो 11th जो कह रहा है कि fx हमें दे रखा है x e की पावर -x, x पॉजिटिव है, तो मीडियन क्या होगा इसका? देन मीडियन इसमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा होगा, ये पूछ रहा है ना। ओके, तो मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? मीडियन क्या होता है? सर एरिया अंडर द कर्व वो 0.5 होता है। CDF इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, तो उससे आ जाएगा। देखिए हालांकि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ना क्या है, गामा आ जाएगा, गामा 2,1, तो गामा 2,1 में डायरेक्टली आप मीडियन देख सकते हैं क्या है। अगर नहीं याद है तो इसका तरीका ये होगा, इसने कहा है ये m जो है ना मीडियन है, MD, तो क्या सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो मैं स्मॉल m से डिनोट करता हूं, तो होता क्या है, CDF एट मीडियन इज इक्वल टू 1/2, ये फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो यहाँ से ये हो गया कि 0 to m अगर आप इंटीग्रेट करेंगे इसको x e की पावर -x dx, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो क्या यहाँ से नहीं आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, क्या आप इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको? सर आंसर तो आ रहा था बट ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। अच्छा चलो इंटीग्रेट कीजिए इसको, बताइए, मैं पूरा करता हूँ।
सो ये क्या बनेगा इंटीग्रेट होके, फिर लॉग ले लेना है, आ जाना चाहिए। उसके बाद लॉग ले लेंगे ना, जैसे लॉग हाफ है तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है 1 या 4 होगा, क्योंकि यहाँ log 2 यहाँ log 1/2 है, तो 1 या 4 में से कोई करेक्ट होगा। बोले इसको इंटीग्रेट कीजिए बाई पार्ट से, तो मैं करूँ। सो ये इंटीग्रल आ जाएगा -x into e raised to -x minus e raised to -x। ओके, चलो कर चेक कर लेते हैं। तो मैं x को बाहर रखता हूँ, e की पावर -x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन, e की पावर -x का इंटीग्रेशन, फिर इसका इंटीग्रेशन कर दिया हमने इसको, अब पूरे का बाद में इसको पुट करेंगे 0 to m, दिस इज हाफ। सो यहाँ से आप करेंगे तो ये -x e की पावर -x, और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे प्लस हो जाएगा, जो आप बता रहे थे वही आया, ठीक है। तो 0 to m इज इक्वल टू 1/2। डन यहाँ तक। तो अभी हमने सीधा इंटीग्रेट किया, इनडेफिनिट यहाँ पे लिमिट यहाँ है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप कर सकते हो, और ठीक से लिखेंगे तो e की पावर -x कॉमन ले लूँ तो 1 + x हो जाएगी, है ना। सो मतलब माइनस ऑफ x + 1 e की पावर -x, और ये लिमिट है 0 to m इज इक्वल टू 1/2। अब आप पुट कीजिए यहाँ पे 0 to m, तो जब m पुट करेंगे तो -1 + m e की पावर -m, माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रख दिया आपने माइनस, अब ये अपर लिमिट है, माइनस में लोअर लिमिट रखिए 0x के जगह पे क्या बनेगा, ये यहाँ 0 यहाँ 0, सो ये -1, चेक कीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाँ सर। डन। चलिए तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये +1 हो जाएगा, तो और यहाँ पे है -1 + m e की पावर -m + 1, उधर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, क्योंकि +1 उधर गया था, हाफ -1, माइनस माइनस कैंसिल। नाउ यू टेक लॉग, माइनस माइनस कैंसिल, टेक लॉग बोथ साइड, क्या बनेगा log 1 + m -m बराबर log 1/2। देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं है, नहीं है सर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा ऑप्शन लाने के लिए, तो ऑप्शन लाने के लिए थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक तो log 1/2 है, अच्छा इसने क्या कर रखा है, ओके, तो m वही md है, तो और क्या कर सकते हैं हम इसको, क्योंकि डायरेक्ट log लगाते, लेकिन log तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं फिर इसने गलत करा, इसने आंसर की में हो सकता है 1 दे रखा हो आपको, ठीक है ना, क्योंकि 1 तो कुछ वैसा ही रहा है, बीच का साइन मिस किया है जस्ट इसने, log 1 + m -1 बराबर log 1/2, तो ये एक्चुअल आंसर होगा, तो अगर नहीं है तो ये गलत है, चेक कर लो एक बार। ड्रॉप हो जाएगा। हाँ ये ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि यही बनेगा। तो उसने एक बहुत सारे मिस्टेक्स हैं, उसने इसमें बहुत सारे मतलब टाइपिंग मिस्टेक्स इस पेपर में हैं, मैं देखा ना, पहला क्वेश्चन ही देखोगे आप तो x > x लिख रखा है, x की जगह पे 1 की जगह पे x लिख रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में। सर आंसर ऑप्शन 1 ही है। 1 ही है ना, क्योंकि ये देखो ये मैथ तो इससे हो रहा है log 1/2, तो यहाँ m माइनस log 1 + m कुछ इस तरह से इसने किया होगा, तो अगर इसको यहाँ भेज दूँ तो ये हो जाएगा -m + log 1 + m बराबर आ जाएगा log 1/2। तो इसी में थोड़ा सा इसने साइन का घपला किया है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया हो। अब आंसर की हम जैसा ही कोई डिसाइड कर रहा है, कोई प्रोफेसर या उसका कोई स्टूडेंट होगा तो वो डिसाइड कर रहा होगा, तो अगर मान लो उसने इस बीच में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया तो उसका आंसर तो उस तरह के आ गया होगा, तो उसने वो बना दिया, तो मिस्टेक हो सकता है, चेक कर लो। अगर हमने गलती नहीं किया तो उसने गलती किया है, ये चीज़ है जिसने आंसर भी बनाए हैं। ये हमको लगा कि सर कहीं ने मिस्टेक कर दिया होगा, थोड़ा सा मैच कर रहा है तो 1 ही लगा दिया। हाँ वही बात है, यहाँ देख के भी लग रहा ना कि हाँ यहाँ तक m है माइनस log, तो log 1 + m या तो a में है या d में है, ये जो log 1 + m है या तो a में है या c में है log 1 + m, और यहाँ पे चूंकि 5/4 है log का तो इसीलिए गलत होगा, तो यहाँ log 1/2 इसलिए a ही लग रहा है, तो ये आ गया, तो ये होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। तो सर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा। हाँ ड्रॉप हो जाएगा, वो चैलेंज करेंगे या वो क्लेम करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगा ये। हाँ नेक्स्ट बताइए। एक बार देख लो, पीडीएफ ग्रुप में है, मैंने भी भेजा है लिंक के साथ, उस पीडीएफ से देख के बताओ।
चैट में लोगों ने पूछा 5 7 कर दिया ना मैंने, 15 नंबर पूछा इन्होंने, है ना। चलिए 15 देखते हैं। 15 इज टाइपो। हाँ टाइपोज बहुत सारे मिले हैं मुझे, जैसे मैं पहले क्वेश्चन में ही दिखाता हूँ, मुझे पहला ही बच्चा बता रहा था सर पहला क्वेश्चन में ही गलती है। मैंने कहा अच्छा देखो यहाँ पे, अरे इसमें नहीं, दूसरे पहला वो दूसरे का ऑर्डर रहा होगा, तो ऑर्डर देखना पड़ेगा उसका क्या है, तो दूसरे पीडीएफ था वो, उसमें था। तो अभी मैं 15 देखता हूँ इस पेपर का। ये वाला ओके, हाँ यहाँ भी गड़बड़ है, क्योंकि ये कॉमा का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन कॉमा कोई मतलब ही नहीं है। यस, या तो गिवन होगा या प्रोडक्ट होगा। हाँ गिवन हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको एक ज्वाइंट पीडीएफ दिया है, पूछ रहा है एक्सपेक्टेशन x1 x2 स्क्वायर, तो कॉमा कोई मतलब है नहीं एक्सपेक्टेशन में। एक्सपेक्टेशन तो फंक्शन आ जाता है, यहाँ प्रोडक्ट होगा x1 into x2 स्क्वायर हो सकता है, तो वही होगा। तो x1 into x2 स्क्वायर करके देखो आ जाएगा। तो यहाँ पे टाइपोज है। यस नेक्स्ट बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 40 एक बार देखिए। 40 हाँ सर। ओके ओके, तो ये कह रहा है कि लेट टी बी एन अनबायस्ड एस्टिमेटेड, देखो ऐसे क्या लिखा है, टी बी द अनबायस्ड एस्टिमेटेड ऑफ थीटा, है ना। तो इसे हमारा जैम मॉक टेस्ट का याद आ गया, ऐसे ही ये लोग ठीक से प्रोफिटिंग नहीं करते थे, ऐसे ही होता था। तो टी बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा, हाउएवर टी स्क्वायर इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा स्क्वायर, ठीक है। तो the extent of bias in estimating theta square by t square is, तो मेरा ना बायस की वैल्यू पूछ रहा है, बायस ऑफ थीटा स्क्वायर। तो सर वो बायस का फॉर्मूला तो सर एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको वेरिएंस के टर्म में ट्राई कीजिए, वेरिएंस के टर्म में क्या बनता है। अच्छा एक मिनट, तो बायस तो डायरेक्टली वेरिएंस में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐड सब्ट्रैक्ट करके, नहीं, ठीक है ना। तो द एक्सटेंट ऑफ बायस इन एस्टिमेटिंग, चलो ठीक है देखते हैं एक्सटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे। अच्छा यूट्यूब पे क्या पूछ रहे हैं लोग। एक्सटेंड का क्या मतलब हो सकता है, एक मिनट, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो नहीं करना ना, देखो तो यहां जो बोलना चाह रहा है, बायस ऑफ थीटा स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू एस्टिमेटेड टी स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे आएगा एक्सपेक्टेशन टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर, है ना। तो या यहाँ बेटा ये तुम इस ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग नोटेशन है। सो बायस ऑफ टी या टी स्क्वायर और एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये, इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। अब ये कहना क्या चाह रहा है, एक्सटेंड का क्या मतलब है।
ये मुझे लगता है तो यहाँ टाइपोज है या कुछ और बोल रहा होगा, एक्सपेक्टेशन या एक्सपेक्ट क्या है ये, या ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। थीटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा? इसने कहा था टी जो है वो अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का, ठीक है ना जी। तो टी अगर अनबायस्ड एस्टिमेटर है थीटा का तो ई टी थीटा है। सो वेरिएंस ऑफ टी को आप क्या लिख सकते हो, बताओ भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस ई टी का होल स्क्वायर। तो ये ई टी तो थीटा ही है, तो माइनस थीटा स्क्वायर, चेक कर लो। ओ सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली वेरिएंस ऑफ टी लिख सकते हैं, चेक करो। हाँ सर। सो नाउ व्हाट कैन यू राइट, तो यहां से बायस जो है, सो बायस ऑफ टी स्क्वायर एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ टी के इक्वल आ गया एक्चुअली। बट इसने क्या बोला है, स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो द एक्सटेंट ऑफ बायस, एक्सटेंट का मतलब क्या है, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस वेरिएंस, तो ये जो क्वांटिटी एक्चुअली वेरिएंस ऑफ टी के इक्वल आ गया। अब यहां से कुछ हो सकता है क्या, देखो सर इस क्वेश्चन को आंसर ऑप्शन 3 दे रखा है। 3 दे रखा है ना, तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि यहां से तुम अगर देखो, सो जैसे ये निकल गई, ये क्वांटिटी इसके इक्वल है क्योंकि मुझे बता रखा है ई टी इज थीटा। तो मतलब यहां से तुम अगर थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे क्या आ जाएगी, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ टी। ये कुछ थीटा निकलवाना चाह रहा है, वेरिएंस थीटा स्क्वायर की वैल्यू, द एक्सटेंट ऑफ बायस इन एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर बाई टी स्क्वायर। तो बताइए, तो ये पूछना चाह रहा है कि in terms of bias, in terms of this, तो ये थीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है क्या। तो यहाँ पे मतलब क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ थीटा स्क्वायर विल लीड टू दिस। अगर मान लो आपको टी के बारे में पता है, टी का मीन पता है, वेरिएंस पता है, सो ई ऑफ टी स्क्वायर पता है, वेरिएंस ऑफ टी पता है, देन वी कैन फाइंड थीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ टी एज दिस। सो मे बी ये पूछना चाह रहा हूँ थीटा स्क्वायर की वैल्यू ये है। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा ही होगा। हालांकि मुझे ये समझ नहीं आ रही एक्सटेंट का क्या मतलब है, ये वर्ड का मुझे यहाँ सिग्निफिकेंस समझ नहीं आ रहा क्या पूछना चाह रहा है ये, एक्सटेंट ऑफ बायस इन एस्टिमेटिंग थीटा स्क्वायर बाई टी। ये थोड़ा मीन स्क्वायर एरर के डेफिनेशन जैसा नहीं लग रहा है। हाँ, तो मीन स्क्वायर में अगर जाएंगे आप, तो मीन स्क्वायर का मतलब हालांकि चेंज हो जाता ना। अगर मीन स्क्वायर एरर होता टी तो वहां पे अलग मतलब आता, फिर मतलब वो फिर पूरे का स्क्वायर हो जाता है ना। तो अगर ये थर्ड आंसर है तो कहीं ना कहीं यहाँ से थीटा स्क्वायर, हमने बायस निकाला टी स्क्वायर का, ये निकल के आया थीटा, चूंकि अनबायस्ड एस्टिमेटर है तो ये पुट कर देंगे तो ये वेरिएंस बन जाएगा। यहाँ से थीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, ये आया, और इसने यही आंसर दे रखा है, ई ऑफ टी स्क्वायर माइनस वेरिएंस ऑफ टी। जबकि थीटा स्क्वायर बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ऑफ टी का स्क्वायर, ये तो है ही। हाँ, मीन स्क्वायर एरर के साइड, लेकिन मीन स्क्वायर एरर यहाँ जिक्र नहीं है ना, यहाँ बायस का जिक्र है। अगर मीन स्क्वायर एरर के से सोचेंगे आप, किसका मीन स्क्वायर एरर चाहते हैं आप लेना, टी का या टी स्क्वायर का, क्या कंसीडर करूं? अगर आपको लगता है इसे करना है तो अदरवाइज ठीक है, ये यही करना चाह रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है तो बस मैंने सॉल्व किया है और यहाँ थीटा स्क्वायर निकाला, वो जो वैल्यू आई, तो ये है। तो
फाइनली बायस ऑफ टी स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ टी, ये हमने कंक्लूड किया। बायस ऑफ टी स्क्वायर इज वेरिएंस ऑफ टी। इस क्वेश्चन में थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, पूछना क्या चाह रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो इसको भी कर सकते हो चैलेंज अगर हम चाहे तो ना, वरना अगर पता नहीं कि क्वेश्चन ये क्या करेंगे, एक्सटेंट का हमें डेफिनेशन नहीं पता है, एक्सटेंट ऑफ दिस बायस। तो मुझे ये लग रहा है कि थीटा स्क्वायर कहीं ना कहीं एस्टिमेट करना है। सो व्हाट कैन यू राइट इन टर्म्स ऑफ टी, ये पूछना चाह रहा होगा इन सम सेंस। हालांकि ये कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, अभी तक मैंने सुना नहीं है, तो इसीलिए इसको छोड़ सकते हैं। अगला बताओ, इसको छोड़ते हैं। ये वाला हाँ, तो यहाँ अगर आप ये देखो, अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पे एरर है, ये माइनस ई बाहर होगा, ठीक है ना, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे टाइपोज है, बिकॉज अच्छा चैट में लिखा इन्होंने, ठीक है 1 by 1 करते हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, इसका ये मतलब जो आपको दिख रहा होगा वो ये है 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाई एक्स। एक्चुअल क्वेश्चन ये है एक्चुअली, क्यों एक्चुअल है मैं बता देता हूँ। अगर आप x को 0 रखेंगे तो ये 1 की पावर इन्फिनिटी होगी, जिसकी वैल्यू e होती है, ताकि ये 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है ये। अब यहाँ एक्चुअली पावर में, क्वेश्चन में एक्चुअली क्या है, ये ना लिख के इन्होंने यहाँ लिखा है, क्या ही मतलब है वो लिखने का। सो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ई, अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं बाय द वे, तो 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ई, एक्स को मैं 0 रखूंगा तो क्या बनाएगा ये e इंटू 1 प्लस एक्स की पावर माइनस ई, तो 0 रखा 1 तो 1/0, फिर तो इन्फिनिटी आ जाएगी, नॉट डिफाइंड आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ भी टाइपोज है। टाइपोज क्या है समझ आ रहा होगा आपको, टाइपोज ये है कि ये माइनस यहाँ ना होके यहाँ पे है। सो एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ठीक। अभी कल ही मैं इसका एक्सपेंशन लिखा रहा था, किसी को याद है 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स का एक्सपेंशन क्या है, ई टाइम क्या था, एक्स माइनस नहीं 1 माइनस, तो यहाँ था 1 माइनस 11/2x ऐसा कुछ। इसको याद है एक्सपेंशन इसका, कल ही मैं डाउट क्लास में, कल के का डाउट क्लास का वीडियो देखो, उसमें कराया मैंने, ये यूज किया था सर। ई कॉमन, हाँ क्या था, फिर 1 माइनस x/2, x/2, हाँ अच्छा हाँ 1/2, फिर 11/2 ऐसा आएगा, प्लस 11/24 x²। बस आगे जरूरत नहीं है, हाँ इतना ही चाहिए हमें। सो ये एक्सपेंशन है, मतलब इसको प्रूव कर सकते हो टेलर सीरीज एक्सपेंशन यूज करके, याद रख सकते हो, तो इसको यूज कर लो वहां पे। तो इसके जगह पे ये रख सकते हो, सिंप्लीफाई कर दो तो x x कट के ये आंसर -1/2 आ जाएगा। अब एक मिनट देखते हैं कहना क्या चाह रहा है ये। सो ठीक है ना, e कॉमन इसके जगह रखोगे तो e कॉमन आ जाएगा पहली बात, तो इसके प्लेस पे ये क्वांटिटी रखो आप। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर मैं पुट करूँ तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स इसकी पावर 1 बाई एक्स, इसमें से मुझे e माइनस करना है, तो ये पुट कीजिए आप। सो ये वाला पुट करो, इसके जगह पे ये पुट करो, तो जब पुट करोगे तो e कॉमन ले लो, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचेगा माइनस, इसका आंसर सिंपल, अगर मैं x से डिवाइड कर दूं तो इसकी वैल्यू इसमें से तुम e घटाओ और इसको -e x से डिवाइड कर दो, तो ये 1 कैंसिल हो गया, -1/2 बचेगा, ठीक है ना। और बाहर e है
तो ये -e/2 इसका आंसर होगा। चेक करो ऑफिशियल आंसर की में 4th ऑप्शन दे रखा होगा। यस सर। तो इसने क्वेश्चन तो गलत गलत बनाया, आंसर समाउ लिख दिया है। सर ये क्वेश्चन में ड्रॉप हो जाएगा? हाँ ड्रॉप होगा, ये गलत है ना। एक्चुअली ये भी होगा जिसका इसने खरीदे होंगे पोर्टल ना, जिसके पोर्टल से टेस्ट हम लोग कंडक्ट एग्जाम वालों से करवाते हैं, तो इन्होंने जिनसे करवाया कई बार अपलोड करते हुए ना वो फाइल में, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है ना तो वो इधर उधर हो गया होगा। हो सकता है उसने जो फाइल प्रोवाइड की हो PDF या वर्ड फाइल उसमें करेक्ट रहा हो, लेकिन अपलोड करते हुए वो इधर उधर हो गया हो, इसलिए गलत हो गया है। तो ये भी ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि ये गलत क्वेश्चन है। एक्चुअली क्वेश्चन गलत है, मुझे पता चल गया ये क्वेश्चन एक्चुअल होगा, लेकिन आपको कैसे सबको थोड़ी पता चलेगा। तो ये है, एक्चुअल क्वेश्चन ये था, लेकिन इन्होंने ये क्या किया, पावर में डाल रखा है, तो वहां गलत है ना वो। तो होना चाहिए ये, जब बाहर ई होना चाहिए, दिखना चाहिए कि बाहर ई है। उन्होंने ठीक से टाइप नहीं किए, तो वर्ड में थोड़ा दिक्कत है टाइप करने में, उन्होंने टाइप ठीक से नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। और क्या पूछना है? हो गया खत्म? अच्छा चैट में है ना लोगों का 65 से पहले है आपका 30। तो 30 में क्या था? तो ये क्वेश्चन है x² sin 1/x जब x नॉन जीरो है, 0 जब x 0 है। तो बोल रहा है f' कॉन्टिन्यूअस है। देखो ये कॉन्टिन्यूअस को कंटिन्यू लिख रखा है, मतलब ठीक से प्रोफिटिंग नहीं किया, जिसको भी ये काम दिया गया था तो ठीक से ये किया नहीं है, मतलब ये ऑफिशियल बताओ एग्जाम का ये हाल है, सब काम छोड़ दो है। f' इज कंटिन्यू एट 0, कंटिन्यू एट 0 क्या मतलब है कंटिन्यू? डबल डैश इज कंटिन्यू एट 0, f' एग्जिस्ट, f'0 एग्जिस्ट। तो यहाँ पे f0 तो आपको 0 है, f'0 निकालना आता है आप लोगों को? कितना आएगा f'0 निकालोगे तो? आइडिया है कि नहीं? f'0 का डेफिनेशन क्या है? fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। सो fx में ये लिख दोगे, f0 तो 0 हो गया अपॉन x, x कैंसिल हो गया, x sin 1/x एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड ऑप्शन ट्रू है इसका, क्या प्रॉब्लम देख लो, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है इसमें। और यहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा वर्ड, कॉन्टिन्यू नहीं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका ये थर्ड ऑप्शन ट्रू है, फोर्थ गलत है, बाकी गलत है। तो स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ऑफिशियल आंसर की में देखो थर्ड ही होगा। सो ठीक है ये 14। अच्छा सो ये है 14। तो यहाँ मैं एरर करा था, हाँ जैसे x लेस देन 1 है, अब यहाँ होगा x मोर देन इक्वल टू 1 लेस देन 2, लेकिन 1 की जगह इसने x लिख दिया, तो क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है ना, जैसे हमें समझ आ रहा है यहाँ 1 होगा, लेकिन बच्चे सोचेंगे क्वेश्चन करेक्ट मान के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ इसने 1 x की जगह 1 लिख दिया है, तो आप कर पाएंगे। तो वैसे ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत है एक्चुअली एग्जाम में, यहाँ 1 होना चाहिए। तो देखो अब क्या है, प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 5, 1 लेस देन इक्वल टू 5। इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हो ना, CDF एट 5 माइनस CDF एट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ 1। तो 5 पे CDF क्या होगा, 5 पे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 के लेफ्ट हैंड लिमिट पे 0। तो आंसर इसका आएगा, ये भी गलत ही लग रहा है, तो x मोर देन इक्वल टू 1, CDF एट 5 ना, तो CDF एट 5 दैट इज 1 माइनस CDF, यहाँ इक्वल लगा रखा है ना, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 और 1 के लेफ्ट लिमिट 0, तो आंसर 1 आएगा इसका एक्चुअली। अगर यहाँ x के प्लेस पे 1 होगा तो आंसर इसका 1 आएगा, तो गलत लगा रखा है। अच्छा इसने क्या कर रखे होंगे, जिसने आंसर की बनाया उसने क्या होगा, CDF एट 5 माइनस CDF एट 1, तो 1 माइनस 1/6। ऑफिशियल आंसर की में ये लगा रखा होगा 5/6, लेकिन वो कब होगा देखो। तो मतलब जिसने पेपर बनाया उसको कुछ नहीं आता क्या, इतना तो करना चाहिए।
तो कई बार क्या होता है ना, प्रोफेसर को काम मिलता है लेकिन प्रोफेसर कुछ होते हैं काम चोर, तो क्या करते हैं अपने स्टूडेंट को काम दे देते हैं। जैसे पीएचडी में यही होता है ना, पीएचडी में सारे काम क्या है, जनरली प्रोफेसर का काम उसका स्टूडेंट कर रहा होता है जो पीएचडी कर रहा है उसके अंदर। अब मान लो उसने गलत फ्लश बना के भेज दिया, उसने आगे भेज दिया होगा, तो ऐसे भी होते हैं कई बार, खुद ना करके बच्चों से करवाते हैं काम। तो ये जो अभी एक्चुअली है इसका होगा CDF at 5 माइनस CDF at 1 माइनस, तो इसके हिसाब से आंसर, और यहाँ बोल रहा हूँ x गलती है, यहाँ 1 होगा, तो फिर 1 माइनस 0 तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये रहता तो आपका ऐसा बनता CDF at 5 माइनस CDF at 1। जो लोग क्लियर होगा इन दोनों में डिफरेंस है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस, अब ये 1/6 है तो ये आएगा 5/6। तो आंसर जो लगा है इसके हिसाब से लगाए, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, ठीक है। देखो ऑफिशियल आंसर के में ये आंसर होगा 2। तो मतलब ये भी क्वेश्चन ड्रॉप होगा, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। और एक तो देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, तो जनरली हम लोग जो नोटेशन यूज करते हैं कैपिटल F वाला, है ना, तो इस तरह से। ये कैसे बनाए, यहाँ पे बीच में कोई मास ही नहीं है, ये 1/6 1/6 1, तो मतलब यहाँ पे 1/6 मास है, यहाँ 0 है, यहाँ 5/6 है, तो ऐसा लग रहा है ये डिस्क्रीट है ना। x बराबर 1 पे 1/6 का जंप है, x बराबर 2 पे कोई जंप नहीं है, x बराबर 3 पे फिर जंप है 5/6 का, ये है ना, देखो एक बार। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, अगर ऐसे सोचोगे तुम, तो x की वैल्यू 1 से 5 तक लिया है, तो x इज इक्वल टू 1 प्लस x इज इक्वल टू बीच में 2 3 4 5, तो मेनली सपोर्ट तो 3 पे ही है, बाकी पॉइंट पे 0 मास होगा, तो यहाँ 2 पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है ये, तो ये आपका 3 पे आएगा, बाकी पे तो 0 है मास, तो ये टोटल मिलके 1 ही आएगा, ठीक है ना, जो 1 आंसर है। और ये 1 हटा दिया तो ये 5/6 3 वाला आ गया, तो इसमें 2 पॉइंट पे जंप कर, ये गलत क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट जो चैट में है 42 जो आपका है, कह रहा है कि A is a skew Hermitian matrix if A is a skew Hermitian matrix, ये दे रखा है आपको, then for matrix B of appropriate order B theta AB, थीटा जो होता है ट्रांजुगेट होता है, so B theta AB is a transpose conjugate of B, वो क्या होगा बताओ भाई। सर ये टॉपिक था ही नहीं सिलेबस में, ये एक्चुअली मैट्रिक्स थ्योरी का है एक्चुअली, तो वहां उन्होंने एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं होगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक लिखा था ना, हाँ, लेकिन ये सिमेट्रिक का कॉम्प्लेक्स वर्जन मतलब हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंट्रीज जब होंगे तब जाके हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन का कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे ये होता है कि A इज हर्मिशियन if and only if A की पावर थीटा इज A is skew Hermitian if and only if A theta is minus A। जैसे आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ते हैं वही चीज है, डिफरेंस ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स में एंट्रीज हम लोग मतलब रियल नंबर कंसीडर करते हैं, जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, बट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्रीज के लिए बात होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोज भी लिया जाता है और कॉन्जुगेट भी लिया जाता है। सिमेट्रिक में हम ट्रांसपोज लेते हैं जस्ट, कॉन्जुगेट नहीं लेते हैं। सो देखो इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने कहा है बी थीटा ए बी, इसको चेक करना है क्या होगा। हमें गिवन क्या है कि ए स्क्यू हर्मिशियन है, तो मुझे ये तो डेफिनेशन लिख रहा था मैं, अभी आपको समझाने के लिए डेफिनेशन लिख रहा था। इस क्वेश्चन में आएंगे तो मुझे क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे गिवन ए स्क्यू हर्मिशियन है, तो मुझे बता रखा है ऐसा है, और B का देन फॉर द B ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर दिस इज अ डैश। तो अब इसका मैं लगा देता हूं थीटा। अब आपको पता है कि
इसको खोलते हैं तो क्या होता है, पहले इस पे ट्रांजुगेट लगेगा, तो बी पे ट्रांजुगेट, ए पे ट्रांजुगेट, बी ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट, ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे ए बी सी है ना, अब ट्रांसपोज लेते हैं तो सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज, ऐसे आता है, ऑर्डर अपोजिट हो जाता है। तो ये हो गया बी थीटा ए थीटा, और बी का ट्रांजुगेट क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या हो जाता है मिलके, ओनली दैट मैट्रिक्स आ जाएगा ना। तो ये हो गया। तो देखो मैंने जिसका ट्रांसपोज लिया वो खुद ही आ गया, सॉरी जिसका ट्रांजुगेट लिया वो खुद ही आ गया। इसका क्या मतलब है, कौन सा वाला है, हर्मिशियन या एसक्यू हर्मिशियन? ओ एक मिनट मैंने याद रखा, अभी पूरा नहीं किया ना, अभी तो आगे इसके जैसा नहीं बनाना, तो मुझे ये यूज करना होगा। तो ए थीटा बराबर कितना है, माइनस ए भी तो है, तो रख दो ए थीटा को माइनस ए, सो बी थीटा ए बी। अब देखो अब आपको समझ आएगा। तो हमने जिस मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट लिया उसका जस्ट नेगेटिव आ गया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बोलो भाई समझ आया कि नहीं, है ना। तो ए स्क्यू हर्मिशियन था, हमने यूज किया तो ये भी स्क्यू हर्मिशियन बन के आ गया, तो इसका सेकेंड ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, ये मतलब ये अलग बात, आपको उसमें एक्सप्लिसिटली नाम नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैट्रिक्स थ्योरी का क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट बताओ, तो नेक्स्ट क्या है चैट में। सो नेक्स्ट है आपका 67 में कैसे पता करें कौन सा ज्योमेट्रिक है, नंबर ऑफ ट्रायल्स या नंबर ऑफ फेलियर। ओके, एक तो हो गया 42 अभी कर रहे थे ना, तो अभी हम कौन सा कर रहे थे, 42 ही कर रहे थे। हाँ 42 के बाद है चैट में 67 और 8। ठीक है, एक मिनट, 67 8 देखते हैं पहले, फिर 67 पे आते हैं। 8 अभी देखा नहीं था क्या, 8 क्या कह रहा है कि आर बी द ऑब्जर्व्ड मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट so R be the observed multiple correlation coefficient of a variable with k variable in a sample of size n। ठीक है, तो R observed multiple correlation coefficient है किसी वेरिएबल का जहां पे k वेरिएबल है इन अ सैंपल ऑफ साइज n फ्रॉम अ k प्लस वेरिएट नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, सो रो इज द करस्पॉन्डिंग मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट in the population, then to test H0 जहां पे रो बराबर 0 है, H1 रो is non-zero, then the test statistics is। तो ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, हालांकि सर मल्टीपल कोरिलेशन सिलेबस पे है, लिखा तो नहीं था ना, तो सिलेबस में तो था नहीं। हाँ ओनली कोरिलेशन लिखा था। हाँ, मल्टीपल तो नहीं होना चाहिए। So if rho is a corresponding multiple correlation coefficient in population, then क्वेश्चन है कि ये कहीं कहीं रिग्रेशन एनालिसिस में भी आता है, जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल है उसमें भी ये आता है। तो वहाँ पे जो आंसर होंगे डिवाइडेड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है ना, तो एक तो आर स्क्वायर, एक एडजस्टेड आर स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट है ना वहाँ पे, तो उसको कुछ यूज कर रहा है क्या ये। तो ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया ना फिर तो, अगर सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ ड्रॉप होना चाहिए फिर तो, अगर सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला मिल जाएगा रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में, उसमें भी है। या यहाँ पे चूंकि उसके लिए बात कर रहा है मल्टीपल कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएबल, हाँ सो मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में आ जाएगा। सो ये आउट ऑफ सिलेबस होगा, ये भी ड्रॉप होना चाहिए। ठीक है, और क्या रह गया 21 23, उससे पहले क्या था, एक मिनट सर 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 70
नो 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 17 अच्छा 17 ओके। तो ठीक है, so y1 y2 y3 y4 can be written as the following three mutually orthogonal contrast, ठीक है, then sum of squares due to a set of mutually orthogonal contrast has distribution। so हालांकि है ये भी रिलेशन डायरेक्टली, बट ये सिलेबस में इतना डिटेल में था नहीं है ना, कॉन्ट्रास्ट ये सब नहीं था, कुछ भी बना रखा है पेपर बिना सिलेबस देखे। ये तो फिर आउट ऑफ सिलेबस हुआ ना? हाँ आउट ऑफ सिलेबस ही हुआ, क्योंकि सिलेबस देख के बनाना चाहिए तुमको, ये कंट्रास्ट ये सब तो नहीं है सिलेबस में। सर चैलेंज करके कोई फायदा होगा? हाँ ट्राई कर सकते हो, उसमें क्या है, उसमें क्या चैलेंज है, क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर है बताया उसमें वेबसाइट पे, कुछ ये रहता है, कुछ पे करना होता है वहाँ पे चैलेंज में, वैसे पर क्वेश्चन। हाँ पर क्वेश्चन 200 हाँ, तो वो रहता है वहाँ पे, एंड देन यू कैन हर बच्चे को चैलेंज करना होता है, जैसे मतलब जैसे अगर हमने चैलेंज नहीं करा तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा? नहीं मार्क्स तो अगर वो क्वेश्चन गलत हुआ तो मार्क्स टू ऑल होगा। ओके सर। तो जरूरी नहीं हर बच्चा चैलेंज करेगा, कोई एक भी करता है, अगर वो कन्विंस्ड होते हैं तो भी वो जो ऑफिशियल आंसर की बाद में आएगी, लास्ट आंसर की जो फाइनल आंसर की आएगी, तो उसमें मार्क्स टू ऑल होगा या ड्रॉप्ड क्वेश्चन होगा, ये है। तो उसमें तो फिर सबको मार्क्स मिलेंगे, जिसने अटेम्प्ट किया हो या अटेम्प्ट नहीं किया हो, या फिर काउंट नहीं होगा वो क्वेश्चन, अगर काउंट होगा तो फिर सबको मार्क्स मिलेंगे, ये है। ओके सर। तो कोई भी बच्चा अगर चैलेंज करते हैं, कोई भी टीचर या बच्चा जो भी, तो उसके हिसाब से वो फिर इम्प्रूव करेंगे, तो यू कैन हाँ बोल सकते हो, लेकिन वो पता नहीं सिलेबस का मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन जो गलत क्वेश्चन है वो तो गलत ही होगा पक्का, जो आउट ऑफ सिलेबस है पता नहीं उसका क्या जस्टिफिकेशन देंगे वो, ये है। सर उसमें शायद सॉल्यूशन भी डालने को कहा है। अच्छा डिटेल सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा आपको? यस सर। तो आप डिटेल सॉल्यूशन डाल सकते हैं। तो पूरा क्वेश्चन पेपर ही करना पड़ेगा लगता है चैलेंज। नहीं जो गलत है एटलीस्ट वो तो करना पड़ेगा। सर सभी गलत है। फिर तो सारे क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएंगे। नहीं कुछ सही होगा, जो सही होगा उनमें सही होगा, जो गलत है उसका आप सॉल्यूशन अपलोड कीजिए। क्वेश्चन के लिए कि मार्क्स नहीं मिलता, मार्क्स टू ऑल नहीं होता किसमें? ड्रॉप क्वेश्चन के लिए। हाँ ड्रॉप्ड मतलब उसको लगता है उसमें काउंट नहीं किया गया, तो वो किसी को भी मार्क्स नहीं देंगे। मुझे ऐसा लगता है ड्रॉप का मतलब हो गया कि उसको किसी के लिए काउंट नहीं किया गया। तो इसमें यही होता है, जो क्वेश्चन गलत हो गए तो जैसे जैम वाले क्या करते हैं, मार्क्स टू ऑल कर देते हैं, तो सबके मार्क्स, अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सबके 2 मार्क्स ऐड हो गए। दोनों ही केस में नॉर्मलाइजेशन ही तो है सर। हाँ, yes, इससे तो कोई पढ़ना नहीं है। हाँ कोई इफेक्ट तो कोई पड़ेगा नहीं, यस, क्योंकि बात बराबर ही है ना। अगर आप मान लो सबको 2 मार्क्स दे दिए तो उससे कट ऑफ पे कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है, या किसी को मार्क्स नहीं दिए उस क्वेश्चन में तो भी सेम बात ही है। तो ड्रॉप का मतलब वो क्वेश्चन हटा दिया गया तो उस क्वेश्चन को काउंट नहीं किया जाएगा, ये है। सर जैसे सर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो ई वाला, हाँ जिसमें ई न्यूमरेटर पर पावर देखा, हाँ। तो जैसे किसी ने तो उससे मतलब रफली गेस करके सही आंसर निकाल दिया और बाकियों के लिए वो गलत था, तो एट द एंड तो उन्हें मार्क्स मिल रहे हैं ना जो रफ आइडिया लेके कर दिया। नहीं जब वो अभी आंसर अभी सबके मार्क्स नहीं आए होंगे ना ऑफिशियली कितने मार्क्स आए, वो तो बाद में कैलकुलेट होगा। जब तक चैलेंज नहीं करेंगे तब तक तो वही उसे सही मानेंगे। यस हाँ, जैसे उन्होंने जो आंसर की दी है उसके हिसाब से करेक्ट है। अगर कोई बच्चा चैलेंज करता है और वो कन्विंस्ड होते हैं तो वो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर देंगे, तो ड्रॉप कर देंगे तो जो बच्चा आंसर किया होगा उनको भी मार्क्स नहीं मिलेगा, जो नहीं किया होगा उनको भी नहीं मिलेगा। सर रूल्स में तो लिखा है कि ड्रॉप क्वेश्चन के लिए मार्क्स टू ऑल होता है, तो वेबसाइट में है। तो इनका क्या पॉलिसी उस पर डिपेंड करता है। ड्रॉप का मतलब मुझे मतलब ये लगता है अगर मार्क्स टू ऑल है तो भी कोई लॉस नहीं है, कोई भी केस होगा, तो दोनों केस में नॉट है, दोनों केस में सेम बात ही है ना। तो मुझे तो ऐसा लगता है ड्रॉप का अब देखना पड़ेगा उनका क्या पॉलिसी है। अगर वेबसाइट पे अगर ऐसा लिखते हैं कि ड्रॉप का इनका मतलब है, क्योंकि ये तो वर्ड डिफाइन वो खुद एग्जाम वाले करेंगे ना, तो अगर मैं डिफाइन करूँ तो इसका मतलब मैं उसको बाहर कर दूंगा। अगर मार्क्स टू ऑल कर रहे हैं तो भी क्या नुकसान तो है नहीं किसी को। नुकसान तब है जब ये क्वेश्चन ड्रॉप ना हो, समझ रहे हो ना, तब लॉस है, क्योंकि जिसने टिक किया है करेक्ट ऑप्शन तो उसको मार्क्स मिल जाएगा, इसने अटेम्प्ट नहीं किया तो उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर क्वेश्चन ड्रॉप होगा तो ठीक है, तो उसके लिए आपको चैलेंज करना पड़ेगा।
सर एक बार स्टार्ट से आप करवा सकते हैं क्या? ताकि पता चल जाए कौन सी क्वेश्चन आईडी वाले में ड्रॉप का मतलब किस में मिस्टेक है, किसे चैलेंज करें। तो एक बार स्टार्ट से एक बार सॉल्व कीजिए ना। एक बार अभी आप लोगों ने एक बार सॉल्व करके ग्रुप पे डिस्कस करो। जैसे एक दो क्वेश्चन में डिसाइड किया, जैसे ये क्वेश्चन गलत, इसके क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ पे देखो 1 होना चाहिए, ठीक है, तो Yes, sir. जस्टिफाई कर सकते हो ये गलत है। दूसरा, अगर ये 1 है भी तो इसका आंसर 1 आएगा, तो उसके लिए गलत है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होगा। तो ऐसे करके मुझे लगता है एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, और जिसमें डाउट है आप मुझसे डिस्कस करो। इसलिए मैंने अभी क्लास रखा ना, जो लोग सॉल्व किए हैं तो आप डिस्कस करो मेरे साथ ही ये क्वेश्चन। जैसे सर ये चैलेंज की कब तक है? हाँ वो देखना पड़ेगा वेबसाइट आपको, क्योंकि मैं नहीं देखा हूँ, ये बच्चे जो एक्टिव है वही बच्चे देखेंगे ना। तो चूंकि आप एग्जाम दिए हो तो आपको देखना पड़ेगा। सुबह 11 बजे तक ही है। 11 बजे तक ही है, हो तो अभी आपको करना पड़ेगा। Yes, sir. तो पहले आप लोग ग्रुप में सॉल्व कीजिए, जैसे कुछ 2-4 लोग मिलके सॉल्व करो, डिस्कशन करो। आप गूगल मीट पे ज्वाइन करके आप खुद से डिस्कशन कर सकते हो। आपको लगे ये क्वेश्चन गलत है तो आप चैलेंज करो, ये चीज़ है। और उसमें फिर सॉल्यूशन अपडेट करना होगा, आपको सॉल्यूशन अपलोड करना है, तो वहाँ प्रॉपर जस्टिफिकेशन लिखिए कि एक तो जो क्वेश्चन आप चैलेंज कर रहे हैं वाला आउट ऑफ सिलेबस, आप लिखिए आउट ऑफ सिलेबस है, जो सिलेबस गिवन था उसमें ये टॉपिक था ही नहीं, तो ये है। दूसरा क्वेश्चन जो गलत है तो उसमें बताइए क्या गलत है, तो ये है। फिर जो उस क्वेश्चन के आंसर की गलत है तो आप बताइए कि एकदम प्रॉपर जस्टिफिकेशन दीजिए, ताकि उनको पढ़ के समझ आए कि आपका पॉइंट क्या है, और वो कन्विंस्ड होंगे तो देन उसको ड्रॉप करेंगे, या जो भी मार्क्स टू ऑल पॉलिसी है मार्क्स टू ऑल करेंगे। सर 46 में एक टाइपो है। 46 में, ओके, 1 बाय 1 देखते हैं। ओके, तो ये तो पहले जैम में आ चुका है। तो कंसीडर द फॉलोइंग टू सीरीज। सो ये तो एक्चुअली के स्क्वायर है, मतलब ये डिग्री 2 है ना, तो पी टेस्ट से कन्वर्जेंट हो जाएगा। इसकी डिग्री, अच्छा यहाँ पे डबल रूट लगा दिया। सो अगर ऐसे आप देखेंगे तो k की पावर 1/2, यहाँ k की पावर 1, तो यहाँ पे k की पावर 3/2, फिर से रूट लग गया, तो k की पावर 3/4, 3/4 लेस देन 1 है, तो p टेस्ट से ये डाइवर्जेंट होगा। ओके, तो देखते हैं। कंसीडर टू सीरीज दिस, तो S1 S2 कन्वर्ज नहीं, S1 कन्वर्ज करती है, S2 डाइवर्ज करेगी, ठीक है, तो S1 कन्वर्ज S2 डाइवर्ज। सो ऐसा कोई ऑप्शन है? S1 कन्वर्ज S2 डाइवर्ज लिखा ही नहीं ऐसा कुछ। सो S1 एंड S2 कन्वर्ज, S1 डाइवर्ज, S2 कन्वर्ज, S1 कन्वर्ज, ओ टाइपो 1 और 3 सेम ही ऑप्शन नहीं हो गया? 1 एंड 3 तो सेम ही ऑप्शन हो गया। तो यहाँ मतलब ये, तो यहाँ आप जब चैलेंज करोगे आप बता सकते हो आप कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आर सेम है एक्चुअली, और एक्चुअली जो करेक्ट आंसर वो है ही नहीं कहीं पे। दिस सीरीज कन्वर्जेस बाय p टेस्ट, n की पावर p, p2 है यहाँ पे, तो 1/n k स्क्वायर से कंपेयर करोगे ये कन्वर्ज कर जाएगी। 1 बाई ये k की पावर इधर 1/2 + 1 3/2, फिर रूट लगा तो 3/4, तो ये k की पावर 3/2, मतलब p की वैल्यू 3/4 है, सॉरी 3/4, 3/4 लेस देन 1 है ना, 3/4 लेस देन 1 है, तो ये p टेस्ट से डाइवर्ज कर जाएगी। तो ये डाइवर्जेंट, लेकिन ऐसा कहीं लिखा ही नहीं है। यहाँ बोला S2 भी कन्वर्ज कर रही है, तो एक्चुअली यहाँ ऐसा था S1 कन्वर्ज S2 डाइवर्ज, लेकिन यहाँ ठीक से लिखा ही नहीं है, तो ये क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा फिर, क्योंकि अब बच्चा अपने हिसाब से थोड़ी मॉडिफाई करेगा, वरना हर बच्चा अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेगा, तो इतने डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाएंगे क्वेश्चन के, ये है। तो ये क्वेश्चन पे ड्रॉप होगा, ठीक है ना। तो इसका प्रॉपर आपको लॉजिक लिखना है। पहले तो ये फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम बात कह रहा है, तो ये है। दूसरी चीज, इसका एक्चुअल आंसर S1 कन्वर्जेस S2 डाइवर्जेस वो है ही नहीं, तो इसलिए ड्रॉप होगा, ये मार्क्स टू ऑल होगा जो भी है। और बताइए क्या था, ये 67 पूछ रहे थे ना। हाँ 67 पे आते हैं, एक मिनट। हाँ ये कह रहा है कि let x be geometric 0.4 random variable, then probability, yes यहाँ भी प्रॉब्लम है। so how can we decide ये कौन सा वाला ज्योमेट्रिक है exactly? तो या तो कहीं पे लिखा हो शुरू में, कहीं PDF दिया हो, जैसे मान लो किसी और क्वेश्चन में अगर ये नोटेशन यूज किया है मान लो, और वहाँ PMF दे रखा है, तो सेम नोटेशन फॉलो होगा। या इनिशियली इंट्रोडक्शन पेज पे अगर दिया रहा होगा कि ज्योमेट्रिक P का मतलब क्या है, क्योंकि उसमें 2 PMF है, एक है P
क्यू की पावर x जहाँ x 0 से स्टार्ट होगा, एक है p क्यू की पावर x माइनस 1 जहाँ x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ इन्होंने तो बताया नहीं, तो क्या करोगे? क्या दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग आंसर आते हैं? करके देखते हैं या सेम आंसर आता है, ये चेक करते हैं, रुको। सो ज्योमेट्री के 2 PMFs हैं, ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन यू आर काउंटिंग नंबर ऑफ फेलियर्स और काउंटिंग नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो यहाँ पे जो होगा आपके पास कि एक केस में जैसे ज्योमेट्री यहाँ p की वैल्यू 0.4 है, तो एक हो सकता है q की पावर x इंटू पी, एक स्टार्ट विथ 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो इसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। p मेरा 0.4 है, q मेरा 0.6 है। तो इसने बोला है क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 5 होने की अगर x मोर देन इक्वल टू 2 है। तो इसके हिसाब से आ जाएगा x बराबर 5 इंटरसेक्शन दिस अपॉन प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा अब तो x बराबर 5 ही रहेगा ये, और इसको 1 माइनस कर दो तो मोर देन इक्वल टू है, तो दो केस। अब चूंकि यहाँ 0 वाला ले रहा हूँ तो x बराबर 0 और x बराबर 1 वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो x बराबर 5 पे क्या बनेगा? तो x बराबर 5 पे आपके इसके हिसाब से 0.6 की पावर 5 इंटू 0.4 अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0, तो 0 पे हो जाएगा p 0.4, प्रोबेबिलिटी एट 1 qp, तो 0.4 इंटू 0.6। सिंप्लीफाई करो भाई इसको कोई, तो अगर ठीक से लिखूं मैं तो 0.6 इंटू 0.4, 1 माइनस 0.4 0.6, सब्ट्रैक्ट कॉमन ले लो तो 0.6, ये 0.6 हो गया ना, 0.6 कॉमन तो 1 माइनस 0.4, ये 0.6 आ जाएगा। तो ये पावर 5 है ना 3 हो जाएगी, तो आ गया 0.6 का क्यूब इंटू 0.4। कैलकुलेटर से निकालो कितना आता है। एग्जाम में तो खुद ही करना था, लेकिन इसलिए कट ऑफ कम जाता है ना, क्योंकि इतने सब लोग नहीं कर पाएंगे। रेयरली कोई बच्चा 200-250 अटेम्प्ट किया होगा। 0.0864 है इसका आंसर। एक तो पहला वाला है। अब दूसरे मेथड में ट्राई करते हैं। तो अभी मैंने ये काउंट किया नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस। दूसरा तरीका क्या है इसका? दूसरा तो डिपेंड करता है वो कौन सा वाला पीएमएफ लिया है। दूसरा पीएमएफ हमारे पास है ये वाला, q की पावर x माइनस 1 इंटू पी, जहाँ x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होगी। ये है, तो इसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो सीधा से ये क्वांटिटी लिखता हूँ मैं, तो इसका इंटरसेक्शन x बराबर 5 आएगी। सो ये आ जाएगा x बराबर 5 का मतलब q की पावर 4 इंटू पी, और यहाँ पे आ जाएगा मोर देन इक्वल टू 2 है, तो 1 माइनस लेस देन 2, लेस देन 2 में जस्ट 1 होगा। सो 1 माइनस जस्ट 1 पे, तो 1 पे 1 ही घटेगा, तो 1 पे हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे p हो जाएगा, p मतलब ये q हो गया। ओ तो आंसर में लग रहा दोनों सेम ही आएगा। सेम आएगा क्या? चेक कर लो। तो 1 माइनस पी क्यू होता है ना, एक q कैंसिल हो गया, 1 माइनस पी इज q, एक q कैंसिल, सो q की पावर 3 इंटू पी, और तो मतलब 0.6 की पावर 3 इंटू 0.4, तो आंसर सेम ही आया, देख लो। सो दैट्स वाई यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, सो किसी भी तरीके से तुम कोई भी पीएमएफ ले लो, आंसर तुम्हारा सेम ही रहेगा, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी पीएमएफ लो, आंसर सेम है। हाँ उसी को बेस पे लेके सॉल्व किया तो दोनों में ही सेम आ रहा है, तो बहुत सही है। इसे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है, तो मतलब तुम कोई भी तरीके से आंसर तो सेम ही है, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ऐसा होता अलग अलग आता तो फिर ये क्वेश्चन ड्रॉप हो सकता था, क्योंकि अब कोई बच्चा एक पीएमएफ कंसीडर करेगा, कोई दूसरा करेगा, लेकिन आंसर सेम आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या रह गया अब? और 52 में क्या बोलते हैं वो आंसर ही दिया है 52। अच्छा सर, इसके बाद क्या शुरू करेंगे आप? इसके बाद आप क्या शुरू करेंगे? नहीं, अभी तो ये तो आज बस सीयूईटी का बैच चल रहा है। मतलब आज यही चलेगा? हाँ, आज कुछ कोई क्लास नहीं है, मुझे कहीं जाना भी है, ओके। तो आज नहीं है क्लास।
ओके सो 52 कह रहा है कि P be the probability that a coin will fall head in a single toss, तो मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p है और टेल आने की मतलब q हो जाएगी। और ये कह रहा है कि इन ऑर्डर टू टेस्ट h0 जो कि p की वैल्यू हाफ है और h1 जो कि p की वैल्यू 3/4 है, तो द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, h0 is rejected if more than 3 head appears। ओके, तो क्वेश्चन है पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा। चलो ट्राई करते हैं। तो p प्रोबेबिलिटी है कॉइन विल फॉल हेड, है ना। सो स्मॉल p जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड है और h0 h1 दे रखा है, तो h0 में है p की वैल्यू 1/2 वर्सेस h1 में है p की वैल्यू 3/4। द कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, आपने 5 बार टॉस किया, तो इसने कहा रिजेक्ट h0 इफ, मान लो x को बोल देता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, तो मोर देन 3 हेड अपीयर्स, तो यहाँ x मेरा नंबर ऑफ हेड ऑब्टेन्ड, नंबर ऑफ हेड्स इन 5 टॉसेस, 5 टॉस में कितने बार हेड आया। तो वैसे x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, हाँ अभी तो है बाइनोमियल 5, p और p डिसाइड होगा h0 या h1 से। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन था पावर निकालो, सो हमें पूछा है फाइंड द पावर ऑफ टेस्ट। तो पावर का जो फॉर्मूला है कि रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, ठीक है, पावर इज रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो मतलब p बराबर 3/4। तो इस केस में x का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया बाइनोमियल 5, 3/4 पावर ऑफ टेस्ट ना। तो रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी x बराबर 4 प्लस प्रोबेबिलिटी x बराबर 5 निकाल लो, है ना, मोर देन लिखा हुआ, मोर देन 3 हेड्स अपीयर्स, तो इसमें x बराबर 4 और 5 निकाल लो, तो 5c4 एंड ये आपका आ जाएगा 5c4 और इसके बाद कितना 3/4 की पावर होगी, सो 5c4 एंड 3/4 की पावर कितनी आएगी, 4 बार है ना हेड, तो ये 4 बार और 1/4 की पावर 1। फिर ऐसे यहाँ पे 5c5 तो पांचों सक्सेस है, तो 3/4 की पावर 5, सो 5c4 तो 5 हो गया, तो इसको मैं 5 कर देता हूँ, सो ये 5 हो गया, तो 5/4 यहाँ आ गया, सो 3/4 की पावर 4 और इनटू में एलसीएम लेता हूँ मैं, तो 5 + 3 8/4 2 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया टोटल, 3 की पावर 4 कितना 81 × 2/4 की पावर 4 256, 4 की पावर 4 36 ठीक है ना, 81 2 हो गया 2 162/256, ये आंसर होना चाहिए, देख लो। उधर सब 216 दे रहा 4 की पावर 4 ये 6 है ना, ये गलत तो नहीं लिखा मैंने, देख लो बस यही है, तो उसने 6 की पावर वो कर दिया, फिर 6 की पावर 4 है ना, आई थिंक 216 कब होता है, 6 × 6 × 6, अच्छा ओह अच्छा, तो आंसर तो मुझे लगता है यही दिया होगा तुम्हें, फोर्थ वाला ही, लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में 216 कर दिया है, लेकिन 256 होगा ना। कुछ भी कर रहे हैं तो गलत यही पे ड्रॉप होगा, है ना। इस तरह सॉल्व करो और जो तुम्हें रीजन लगता है प्रॉपर वो जस्टिफाई करके डिटेल में लिख के भेजो, अपलोड करो उस पे, चेक कर लो एक बार। अपने 5 कहाँ पे एडजस्ट किया, ये 5 और देखो 5 × 1/4 कितना होगा 5/4, मैंने 3/4 की पावर 4 कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, देखो इन दोनों में से मैंने क्या किया
3/4 की पावर 4 दोनों में से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 5/4 और वहाँ क्या बचेगा 3/4। देखो ओके ठीक है ना, तो अब हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 5 3 8 बटे 4 2 हो गया, तो 2 टाइम 81 और ये 4 की पावर 4 है तो 16 × 16 है ना 256। तो ये गलती से 216 लिख दिया है, मतलब जिसने आंसर की बनाए होंगे ना, तो जैसे मान लो होता है ना कई बार दिमाग में 4 की पावर मैं भी गलत लिख देता हूँ, तो वैसे ही है 4 की पावर 4 उसको लगा होगा 216 आता है, बिना चेक किए लिख दिया होगा इस तरह से, इसीलिए उसने, तो हमारा एक्चुअल आंसर तो ये आया, लेकिन जिसने आंसर की बनाए उसको ऐसा लगा कि ये 4 की पावर जो है हमारे पास 4 है, वो इस तरह से 216 आता है, तो उसने लिख बिना वेरीफाई, किसी ने क्रॉस चेक नहीं किया होगा, तो इसलिए गलत। ये सब गलत बात है ना कि सर इसको 2 बार सॉल्व किया, टाइम चला गया, फिर मार्क्स सबको मिलेंगे, दिक्कत ये है ना। जैसे आपने टाइम किल किया, आपने मान लो 5 मिनट से खराब कर दिए और किसी बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, लेकिन एट द एंड अब क्या होगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं किया उसको ही मार्क्स मिलेंगे 4 नंबर, और जो अटेम्प्ट किया उसको भी 4 नंबर मिलेंगे। तो इस पे एक बार हुआ था 2016 में केस हुआ था IIT पे, उसमें कोर्ट ने जो आपने कहा ना, यही एक बच्चे ने केस कर दिया था जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट पे, तो काफ़ी दिन केस होल्ड हो गया था रिजल्ट 2016 में, है ना, पंजाब की कोई लड़की थी, तो वहाँ एक प्रॉब्लम उसने बहुत वो किया गया था, फिर ऑर्गेनाइजिंग उस जो कमेटी थी उसको वो किया गया था, डांटा गया था कोर्ट की तरफ से कि ऐसा नहीं होना चाहिए ना, मतलब किसी बच्चे ने अगर टाइम दिया और उसका लॉस तो हो गया, अब मार्क्स टू ऑल कर रहे हो, ये प्रॉब्लम है। सर ऊपर से उन्होंने इस साल इतनी सिली मिस्टेक्स की है कि हमने जितने पैसे फॉर्म भरने में नहीं दिए उतने चैलेंज करने में चले जाएंगे। एग्जैक्टली, ये तो फिर मतलब उनकी गलती, छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमें 200 रुपए पर क्वेश्चन देना पड़ेगा। यस यस, कोई गलती, गलती हुई नहीं। हाँ ये गलत है, इसी में जैसे मान लो कोई बहुत पावरफुल लोग है तो ये नेशनल कंडक्टिंग बॉडी है, नेशनल एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, तो इतना तो रिस्पांसिबिलिटी उनको लेना चाहिए। यस, ये तो अजीब सी बात हद कर दी उन्होंने। क्योंकि छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स हैं, ये तो उनको एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार, जैसे हमने पहली बार पिछले बार एग्जाम में टेस्ट कराए, बहुत गलतियां निकली, तो हमने सीखा कि नहीं 1-2 लोगों से नहीं होगा, इसको 3-4 बार प्रोसेस में चेक करवाना पड़ेगा। तो CUET में हमने कोशिश किया बहुत कम मिस्टेक्स हो, बहुत रेयर मिस्टेक रहा होगा, आगे से और कम मिस्टेक्स होंगी, तो एटलीस्ट ये लोग इतने टाइम से एग्जाम करवा रहे हैं तो इनको इतना आइडिया होना चाहिए कि गलतियां रह जाती हैं 1-2, मतलब जो 1-2 बार चेक करेगा तो एक आदमी चेक करेगा गलतियां रह ही जाएंगी, तो फर्दर उसको कोई क्रॉस चेक करने वाला चाहिए, ये है। गलतियां तो होती है सबसे, पर ये तो मतलब बहुत Yes. बहुत अजीब, मतलब हाँ। इनसे तो एक्सपेक्ट नहीं करते। हाँ प्रॉपर आप एग्जाम करवा रहे हो, एग्जैक्टली एग्जाम करवा रहे हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि नेशनल बॉडी है, आप नेशनल सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम कंडक्ट करा रहे हो, ये और प्लस इनकी इतनी गंदी गंदी गलतियों की वजह से हमको पैसा देना पड़ रहा है, मतलब ये Yes. तो एकदम अजीब ही केस है ना। नहीं सही बात है, गलती उनकी है, मान लो यहाँ लॉस बच्चों का हो रहा है, पैसे भी जा रहे हैं उधर एग्जाम में, टाइम जितना भी एग्जाम दिया है और जितना हम ट्रैवल करके गए हैं एग्जाम देने, उतना तो हमें ये सब ठीक करवाने में चला जाएगा। यस। नहीं तो आप कंप्लेंट मेल कर सकते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन उसको आप लोग मेल कर सकते हैं, ये सब अगर जो चैलेंज कर रहे हैं ठीक है, नहीं भी कर रहे हैं तो बाकी लोग आप जितने पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं आप एक स्क्रीनशॉट लेके उसको डिटेल करके आप एक एक पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हो, इस क्वेश्चन में ये, इसमें ये गलती है, दैट इज उनको ये रियलाइज होगा, फिर जिन लोगों ने पेपर बनाए होंगे उनको बताएंगे कि ऐसा ऐसा आया है, तो फिर एट द एंड जिनकी गलतियां वहां तक पहुंचेगी, अगर आप कंप्लेन कर सकते हो आप मेल के थ्रू, जो मेल उस पर होगा NTA पे, तो उसको आप वो कर सकते हो, या जो इंस्टीट्यूट, तो वैसा। लेकिन हाँ ये तो बहुत गलत है ना, इतना मिस्टेक्स ओरिजिनल पेपर में आना, ये तो आंसर इतने एक के करने से तो होगा ही नहीं, अगर सब करें तो अगर किसी ने कंप्लेन सबका किया ध्यान तो भी है। ऐसा नहीं सर, होल्ड करने इस बार का एडमिशन ईयर स्पॉइल हो जाएगा। अगर किसी ने किया ऐसा तो नहीं होगा, जैसे जैसे मैं बोला, जैसे बहुत पावरफुल जो लोग होते हैं, जैसे मान लो कोई खुद लॉयर या जज है, अगर कुछ तरह की चीजें आती हैं नोटिस में, तो वो तो केस कर देंगे कोर्ट में, और कोर्ट में केस हो जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है उस पर केस हो जाएगा, फिर जब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी तब तक होल्ड हो जाती है रिजल्ट। हाँ, क्योंकि 2016 में IIT दिल्ली में एडमिशन लिया था, तो उस दौरान, क्योंकि उस दौरान हमारे 1-2 महीने बाद JEE का एडमिशन, मतलब BTech वालों का एडमिशन हुआ था, तो उसमें यही वजह थी, वहाँ यही वजह थी कि 2-3 क्वेश्चन गलत शायद हुए थे, तो बच्चों ने उस पर केस कर दिया था पंजाब हाई कोर्ट में, तो ये था। और तो गलती तो है, एग्जामिनर की गलती है, एग्जाम की। क्वेरी था सर, लास्ट ईयर
कुछ एप्टीट्यूड क्वेश्चन भी थे ना 25, हाँ तो उनके मार्क काउंट किए जा रहे थे कि सर डोमेन का ही मार्क्स ले रहे थे। नहीं, काउंट उनके भी हुए थे क्योंकि पिछले बार 400 मार्क्स का एग्जाम था ना। हाँ वही तो था, तो लेकिन ऐसा लगता नहीं कि उन्होंने 75 पे ही मार्क्स, मतलब दो सेक्शन आते थे ना कि एप्टीट्यूड में आपने इतना स्कोर किया है और डोमेन में आपने इतना, तो हो सकता है डोमेन का ले रहे हैं। नहीं, मुझे तो किसी ने बताया नहीं कि एडमिशन जो हुआ सिर्फ डोमेन पे हुआ, तो एप्टीट्यूड का मतलब ही नहीं रह गया एग्जाम लेने का फिर। नहीं, एडमिशन तो पूरे स्कोर पे होता है, वो तो एक पार्ट था पेपर का, तो टोटल पेपर 400 पे admission हाँ, मुझे लगा होता क्योंकि है। ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वरना क्यों एप्टीट्यूड लेंगे। जैसे गेट में भी एप्टीट्यूड आते हैं 15 मार्क्स के, तो एडमिशन आउट ऑफ 100 मार्क्स रैंक और स्कोर आता है, तो उसमें वहाँ भी ऐसी हुआ। इसलिए मुझे लगता है इस बार उन्होंने हटा दिया 25 नंबर का कि एप्टीट्यूड का कोई ऐसा खास बच्चा अटेम्प्ट भी नहीं करता होगा। बच्चा अटेम्प्ट तो मेनली वही करता होगा अपने डोमेन वाला, उसमें भी टाइम कम पड़ जाते हैं, 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में ही कम पड़ जाएंगे, इसलिए हटा दिया होगा इस बार। लेकिन ये बहुत मिस्टेक्स है, ये कर सकते हैं ना, इसको एनटीए को या जो ऑर्गेनाइजिंग उसको बोलना पड़ेगा। तो सर हमें क्या कलेक्टिवली मेल करना चाहिए उनके डिमांड सेल में ये सारी? हाँ, बता सकते हो ताकि उनके नोटिस में आगे कि इतनी प्रॉब्लम्स रही हैं, और कोई ऐसे नुकसान, बच्चों के नुकसान कहीं नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी ऐसा नहीं करते कि बच्चों का नुकसान, लेकिन ये उनके नोटिस में रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि नेक्स्ट टाइम से वो ध्यान रखेंगे ये चीज़ है। या एटलीस्ट जो जिन लोगों ने गलती की है, तो जैसे अब क्या है ना, गवर्नमेंट एनटीए को, जो एनटीए हमारा जो ऑर्गेनाइज करवा रहा है एग्जाम, तो उसको गवर्नमेंट ने पैसा दे दिया, इतने में एग्जाम करवाने हैं, अब वो लोग हायर करते हैं, तो जिन लोगों को हायर किया हो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, तो इस तरह से है एक्चुअली। सो आप मेल कर सकते हैं, सो दैट उनके नोटिस में आ गया कितनी गलतियां थी। बाकी चैलेंज करने लायक क्वेश्चन वो भी तो कीजिए ही, और ये तो नुकसान तो है बच्चों का, एग्जाम में ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और बताइए, और कोई क्वेश्चन रहेगा किसी को डिस्कस करने को? है खत्म? तो जो जिन लोगों को जो भी है एक बार देख लो, क्योंकि कल तक ही चैलेंज करने का है, तो जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, 2-3 लोगों से सॉल्व करवा लो, ताकि आपके सॉल्यूशंस ठीक हो, देन उस पॉइंट पे आप चैलेंज कर सकते हो। और कुछ लोग मिल के करो, थोड़े कंट्रीब्यूशन कर लो। अब मेरा कंट्रीब्यूशन मैं भी कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो कर सकते हैं। तो एक बार देख लो क्या करना है ना। ये सब भी गलत है, क्वेश्चन गलत है, ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। सो क्रॉस चेक नहीं किया किसी ने, क्रॉस चेक करता समझ आता है कि ये सेम ही चीज़ लिखा है 1 और 3, तो क्रॉस चेक किसी ने किया नहीं, प्रूफ रीडिंग इस तरह से इसी एंड टाइम पे अपलोड किए होंगे। ठीक है, आप लोग सॉल्व कीजिए, खुद से डिस्कस कीजिए, और जो क्वेश्चन लगता है चैलेंज करने लायक चैलेंज कीजिए, बाकी कंट्रीब्यूशन कर लीजिए। सर क्वेश्चन 48, ओके। एक्स बाइनोमियल NP है, MLE ऑफ the variable of the MLE of the variable of x by n is this. MLE of the variable of x by n is this, which is consistent but not unbiased. An unbiased estimator is obtained by multiplying MLE by कहना क्या चाह रहा है कि x बाइनोमियल NP है और MLE ऑफ द वेरिएबल ऑफ x by n, x by n क्या है, तो x बाइनोमियल है, एक तो समझ नहीं आता MLE पैरामीटर का होता है ना, ये x by n कहाँ से आ गया, तो चलो x by n को मैं मान लेता हूँ पैरामीटर, ये हालांकि पैरामीटर तो p जनरली रखते हैं हम लोग, तो
विच इज कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू, तो x बाई एन जो होगा, x बाई एन कन्वर्जेस टू p, ठीक है, x बाई एन का जब p हो जाएगा तो x कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू x बार, सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना ये, तो बट अनबायस्ड नहीं है। An unbiased estimate is obtained by multiplying MLE by, तो कह रहा है कि अनबायस्ड एस्टिमेटर जो होगा उसको MLE से क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये किसका अनबायस्ड एस्टिमेट है ये बताओ। पहले तो ये समझना है, इसमें पैरामीटर की कहीं बात ही नहीं किया है। द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट ऑफ द वेरिएबल ऑफ x बाई एन। सो वेरिएबल ऑफ x बाई एन मीन्स व्हाट, मतलब ही नहीं है, इज दिस। सो मान लो MLE दे रखा है, कहाँ जा रहा है, MLE ये है जो कि कंसिस्टेंट है, अनबायस्ड नहीं है, तो इसका एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं क्या हम लोग, इसका एक्सपेक्टेशन निकालते हैं, चलो देखते हैं क्या आता है। तो है ना, क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं है, लोगों ने क्वेश्चन में क्या क्लैरिटी होनी चाहिए, क्या गिवन है, क्या पूछ रहा है। अब यहाँ देखो कोई क्या लाइन समझ नहीं आ रहा, किस वेरिएबल की बात कर रहा है, वेरिएबल ऑफ x बाई एन। अच्छा आज सैटरडे था ना, आज किसकी क्लास थी, आज ISI वाली थी क्या, आज सैटरडे किसी क्लास होती है, MS की, अच्छा उसकी थी आज, तो कोई बात नहीं। तो MS तो मुझे ऐसा लग रहा है ये कहना चाह रहा है कि P जो है ना, P का MLE यहाँ कहीं ना कहीं कहना चाह रहा है कि P का जो MLE वो x बाई एन होगा, ऐसा कुछ। तो और MLE किसी का दे रखा है वेरिएबल का ये किसी का MLE है 1 बाई एन एक्स बाई एन 1 माइनस एक्स बाई एन। सो मान लो ये ऐसा है, पी क्यू बाई एन टाइप का होगा, कहीं ना कहीं उसका एस्टिमेट होगा ये, तो एन पी क्यू बाई एन स्क्वायर। ठीक है ना, सो यहाँ से जो आएगा कहीं ना कहीं वेरिएंस ऑफ x बार है ना, और ये जो p जो है ये समझ सकते हो ये कहीं ना कहीं x बार टाइप का है। हालांकि सैंपल साइज यहाँ 1 ही है, तो यहाँ सैंपल साइज जस्ट 1 है, n तो पैरामीटर है यहाँ पे, तो सैंपल साइज जस्ट 1 है। तो x बार का मतलब क्या हो यहाँ, अच्छा x अपॉन n क्यों लिखा है इसको, एक मिनट,
एक्स बार एक्स अपॉन एन क्यों होगा, क्योंकि एक्स बार तो वो है। सो सिग्मा स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जस्ट एक्स बाई एन लिखने का क्या मतलब है। चलो अगर मैं इसका से ये पूछूं तुमसे, इसका मीन कितना आएगा, अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन लेता हूँ तो ये कितना आएगा, ये एक बार देखते हैं कितना आ जाएगा ये। सो यहाँ तो एन क्यूब डिनोमिनेटर में, यहाँ मैं कर देता हूँ ई एक्स और इनटू में यहाँ एन माइनस एक्स रहेगा, अब यही रहेगा। और ये सब हटा दो, इसको छोड़ दो। तो क्वेश्चन में क्लियर नहीं है, गिवन क्या है, पूछा क्या है, क्लियर ही नहीं है। तो ये बनेगा p स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस n अपॉन n स्क्वायर। अच्छा एक मिनट, हाँ तो है ना, तो यहाँ से तो आ जाएगा आपका n टाइम ई एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर ना, ये है, और अपॉन में n क्यूब। सो यहाँ से आपके बनते हैं जो आप बता रहे थे, सो एन पी ई एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर कहीं ना कहीं वेरिएंस के टर्म में लिख सकते हैं हम लोग, एन पी क्यूब प्लस एन स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन में एन क्यूब। तो यहाँ से क्या आ गया, सो ये एन स्क्वायर ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एन स्क्वायर इंटू पी इंटू 1 माइनस पी माइनस एन पी, चेक कर लीजिए, अपॉन एन क्यूब। और अगर ठीक से लिखना चाहो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट सिंप्लीफाई, तो एन ये हो गया एन स्क्वायर पी क्यू लिख देता हूँ इसको, तो एन स्क्वायर पी क्यू माइनस एन पी क्यू, तो बचेगा क्या, एन माइनस 1 पी क्यू अपॉन एन क्यू। एक बार चेक करना कैलकुलेशन, ठीक है, एन कॉमन ले लेता हूँ मैं, सो एन माइनस 1 इंटू एन इंटू पी क्यू, ये ना, अपॉन एन क्यूब है। अब देखो इस तरह से कुछ बनेगा, तो आप ऑप्शन यहाँ से देख सकते हो कुछ। तो मैंने इसका एक्सपेक्टेशन ले लिया, मतलब जस्ट इसका मैं देख रहा हूँ ई एक्स निकाल रहा हूँ क्या आता है, तो ई एक्स आया n इंटू एन माइनस 1 अपॉन एन क्यू, तो n कैंसिल कर दो, तो बचा n माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इंटू पी क्यू, ये ना देखो, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे तो पी क्यू आ जाएगा ये एन स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1 से। देखो ऐसे ऑफिशियल आंसर की 4 दे रखा होगा, चेक करो जरा, तो बी ऑप्शन दे रखा है। अच्छा एन अपॉन एन माइनस 1, तो एक एन, अच्छा यहाँ पे एक एन ये था ना, एक मिनट, सो यहाँ पे जो हमारे पास है, अभी मैंने क्या निकाले हैं, अभी मैंने निकाला है, शुरू में इसने क्या कहा था, ये कहाँ कन्वर्ज करेगी, तो x बाई एन जो है ना कहीं जो ई एक्स हमारे पास क्या है, एन पी है, सो ई ऑफ x बाई एन कितना हो जाएगा, p हो जाएगा, है ना। तो x बाई एन कहीं ना कहीं अनबायस्ड एस्टिमेटर है p का, ठीक है ना, सो x बाई एन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p, ठीक है। सो 1 माइनस x बाई एन इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ 1 माइनस p which is q, so which is q। अब यहां से तो ये कहां कन्वर्ज करेगी, ये किसके इक्वल, x बाई एन अगर p है तो p इंटू 1 माइनस p और अपॉन में n है ना, अच्छा जो शुरू में लिखा था हमने, सो p इंटू 1 माइनस p अपॉन n, तो यहाँ अगर तुम ऐसा बनाओगे मतलब p इंटू क्यू ना, p इंटू क्यू अपॉन n, तो यहाँ p इंटू क्यू अपॉन n को सेपरेट करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो आई थिंक इसके हिसाब से आंसर दे रहा होगा। सो p इंटू क्यू अपॉन n के अलावा कितना है, n माइनस 1 अपॉन n ही बनेगा, एक n तो कट जाएगा, एक n कट जाएगा तो ये n स्क्वायर है। अब
तो यहाँ ये हमारे पास ये जो क्वांटिटी है, अगर ये देखें किसका एस्टिमेटर हो सकता है, तो ये PQ बाई एन का एस्टिमेटर हो सकता है, ठीक है। सो PQ बाई एन का एस्टिमेटर हो सकता है। अब ये जो है दिस इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ PQ बाई एन। कब होगा, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि PQ बाई एन बन जाए। मतलब ये देख रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी है P1 माइनस P अपॉन एन, यही ना। सो P1 माइनस P अपॉन मतलब PQ बाई एन हो गया। तो दिस विल बी अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ PQ बाई एन। अगर ये हट जाए, ये हटेगा कब, जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे n अपॉन n माइनस 1 से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर आपका PQ बाई एन आ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है आई थिंक। तो n अपॉन n माइनस 1 कहाँ पे है, 2 में। अच्छा, तो ये 2 आ जाएगा फिर, क्योंकि यहाँ पे ये 1 बाई n भी तो है, इसीलिए तो इसलिए बनाया इन्होंने ऐसा कुछ। बोल रहे हैं कि an unbiased estimate is obtained by multiplying MLE by what। तो ये जो है कहीं ना कहीं एस्टिमेट है PQ by n का, ये जो दे रखा है ना, दिस इज एस्टिमेट ऑफ PQ by n। अब इसका ये जो है दिस विल बी द अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ PQ by n if you remove this term, and this term will be removed when you multiply by n upon n minus 1। सर ये x by n कहाँ यूज हुआ? x by n जस्ट यूज हुआ है कहाँ, इसमें सर कहीं भी नहीं, x by n p के प्लेस पे यूज हुआ है। मतलब ये समझिए x by n इज द एस्टिमेटर ऑफ p। तो यहाँ इसको p लिखना चाहिए ना इस तरह से। यस सर, x by n इज द एस्टिमेटर ऑफ p एक्चुअली। ओके। कुछ भी बना दिया ऐसा लगा ना, कोई ढंग का एग्जाम। PYQ का एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, ये है। यहाँ कुछ खास ऐसा कुछ भी बना दिया उल्टा सीधा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कहना चाह रहा होगा। और क्वेश्चन रह गया किसी का? सर 34 34। तो क्या बोल रहा है कि PDF ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज गिवन बाय 1 बाय थीटा e की पावर माइनस x अपॉन थीटा। ओके, तो ये एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा है। चलो अब टेस्ट कर रहा है h0 थीटा बराबर 0 अगेंस्ट h1 थीटा बराबर 1। सो रैंडम वेरिएबल x1 x2 ऑफ साइज 2 इज ड्रॉन। ठीक है, रैंडम सैंपल साइज 2 का ड्रॉ किया। क्रिटिकल रीजन दे रखा है कि x1 प्लस x2 मोर देन 9.5 है, मोर देन इक्वल टू, तो मतलब h0 को रिजेक्ट करेंगे आप। तो पूछ रहा है सिग्निफिकेंस लेवल। तो सिग्निफिकेंस लेवल का मतलब हो गया साइज निकालना है, यहाँ पे साइज निकाल लो। ठीक है, तो इससे आ जाएगा, बस बनाना पड़ेगा तुम्हें, उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, जस्ट तुम देखोगे तो ये हमें क्या करना है, सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0, तो x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 9.5 है व्हेन h0 इज ट्रू। h0 में क्या है, थीटा बराबर 2। ठीक है, सो गिवन है थीटा बराबर 2। तो जब थीटा को यहाँ 2 रखोगे ना, तो तुम्हारा x है, each xi is exponential, यहाँ मेन थीटा है, रेट 1 बाई थीटा है। ठीक है ना, सो रेट 1 बाई थीटा है अभी। सो बताओ x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा जी? गामा 2 1 बाय थीटा। हाँ, तो ये हो जाएगा गामा 2 1 बाई थीटा। अच्छा, अंडर h0 थीटा को 2 रख दोगे तो ये बन गया गामा 2 1 बाई 2। तो ये काई स्क्वायर में कन्वर्ट करो, इसको क्या बनेगा?
हाँ, क्योंकि आप जानते हो ना गामा n/2 कॉमा 1/2 इज काई स्क्वायर n, गामा n/2 कॉमा 1/2 काई स्क्वायर n। यहाँ n/2 2 है तो n 4 होगा, 4/2 तो काई स्क्वायर 4 हो गया ये। तो मतलब ये जो x1 प्लस x2 उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 4 है, तो इसलिए इसने x1 प्लस x2 की जगह काई स्क्वायर 4 मोर देन इक्वल टू 9.5 लिख दिया है, क्योंकि ये आपने यूज कर लिया, यही यूज किया तो यहाँ थीटा को 2 रखा मैंने। तो ये एक्सपोनेंशियल विद मीन थीटा था, तो यहाँ h0 में थीटा 2 है तो मीन 2 है, तो एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 जो है एक्चुअली काई स्क्वायर 2 होता है। तो उतना अच्छा, तो वैसे ऐसे तुम्हें दिक्कत हुआ होगा, तो यहाँ अगर तुम डायरेक्टली पहले ही 2 रख दो तो ये एक्चुअली काई स्क्वायर 2 है, एक्सपोनेंशियल 1/2 जो होता है वो काई स्क्वायर 2 होता है। तो वैसे इजीली होगा समझना तुम्हारे लिए कि x1 काई स्क्वायर 2 है, x2 भी काई एक्सपोनेंशियल विद मीन 2 या एक्सपोनेंशियल 1/2 इज काई स्क्वायर 2, तो x1 इज काई स्क्वायर 2, x2 इज काई स्क्वायर 2, तो x1 प्लस x2 क्योंकि रैंडम सैंपल है तो x1 प्लस x2 डायरेक्टली काई स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें ये पता है पहले से। तो x1 प्लस x2 इज काई स्क्वायर 4 अंडर h0 है ना, हम लोग थीटा को 2 रख रहे हैं क्योंकि ये अंडर h0 बात कर रहे हैं, क्योंकि साइज है ना, तो साइज अंडर h0 पावर अंडर h1, तो ये है तो ये ऑप्शन है, ठीक है, अंडर h0, तो इसीलिए काई स्क्वायर 4 मोर देन इक्वल टू आएगा 9.5, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन दिया होगा, है ना, ये है। डन, और कुछ? सर 38 नंबर। The eigenvalue of the matrix R, तो ये तो ऐसे तो आसान क्वेश्चन है लेकिन देखना पड़ेगा क्या आता है ना। सो वैसे तो जानते हैं इसका ट्रेस कितना है, 6 आ गया, तो λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 6 हो जाएगी। इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, तो जैसे ट्रेस 6 है ना इसका, तो सम ऑफ आइगन वैल्यू 6 होगी, तो कितना हो रहा है 5 में से 3 गया, ट्रेस निकाल रहा हूँ सम ऑफ आइगन वैल्यू, तो ये तो ऐसे ही आउट हो गया। 5 + 2 7 ये ट्रू हो सकता है, 2 + 2 4 + 5 9 ये तो ऐसे ही आउट हो गया, 5 2 7 1 8 ऐसे ही आउट हो गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। ये होता है ना सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस, तो इससे आ जाएगा। सर 10 नंबर सर 10 नंबर ओके। तो जॉइंट पीडीएफ दे रखा है, अब पूछ रहा है कि ई ऑफ एक्स गिवन वाई और वाई गिवन एक्स, अच्छा ई ऑफ एक्स गिवन वाई एंड वेरिएंस ऑफ वाई गिवन एक्स क्या होगा। ओ तो यहाँ पे क्या देखो ज्वाइंट पीडीएफ ऑफ एक्स वाई दे रखा है, आप ठीक से देखो इसको, तो ठीक से अगर तुम इसको कंसीडर करोगे तो x तो -1 से 1 में है और y x -1 से x + 1 में है, ओके। तो y गिवन x की अगर बात करोगे तो 1/2 उसका पीडीएफ हो जाएगा और y गिवन x, तो डिफरेंस लोगों कितना हो जाएगा देखो, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक चीज ध्यान से देखो, जो हमारा x है ना वो बिलोंग कर रहा है -1 से 1 में, और जो y है दैट बिलोंग्स टू x -1 टू x + 1, मैं इक्वलिटी अभी हटा रहा हूँ, हटा हुआ ये, सो y है इसमें x -1 से x + 1 में,
सो एक्चुअली ये y गिवन x होता है, क्योंकि या तो यहाँ कैपिटल X मुझे लिखना पड़ेगा उसके लिए, सपोर्ट अगर लिखूंगा तो यहाँ ऐसा है। अच्छा बताओ, अगर x यूनिफॉर्म होगा -1 से 1 में तो पीडीएफ क्या आएगी इसकी, कितनी बनेगी? यूनिफॉर्म -1 की पीडीएफ क्या होती है? 1/2। यहाँ y गिवन x लिख रहा हूं मैं, y गिवन x लिखा क्योंकि स्मॉल x के टर्म में है, तो y जब x नोन है तो y का सपोर्ट है x-1 से x+1। तो बताओ y गिवन x का पीडीएफ कितना होगा? ये भी 1/2, क्योंकि b माइनस a तो x-1 x+1 है, b माइनस a करोगे, अब 1/2 इंटू 1/2, तो मतलब ये जो ज्वाइंट पीडीएफ यहाँ लिखा हुआ है that can be written as fx of x into f of y given x, y given x, ये हो गया। तो मुझे यहां से पता चल गया कि x जो है वो यूनिफॉर्म है -1 पे, एंड y गिवन x जो है वो यूनिफॉर्म है x-1 से x+1 पे। अब तुम्हें इसके बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन इसके बारे में पूछ रहा है, तो y गिवन x यूनिफॉर्म x-1 x+1, इसका मीन कितना हो जाएगा? a प्लस बी बाई 2 x आ जाएगा, तो मीन x कहाँ है? तो ये दोनों आउट हो गया। वेरिएंस कितना आ जाएगा? b माइनस ए होल स्क्वायर बाई 12, तो 4/12 1/3, तो पहला ऑप्शन करेक्ट, ये बाहर। ठीक है, देख लो। तो यहाँ मैंने सपोर्ट देखा कि x का सपोर्ट क्या और y का सपोर्ट क्या है, उसके हिसाब से तो ये सपोर्ट था। फिर देखा पीडीएफ ऐसा बन गया, प्रोडक्ट किसके इक्वल है, तो ज्वाइंट पीडीएफ प्रोडक्ट ऑफ यहाँ x इंटू वाई गिवन x, ये बिल्कुल जो y है जैसा तुम इसको रिलेट कर पाओगे, a इंटरसेक्शन b pb इंटू p ऑफ a गिवन b, ऐसा लिख सकते हो, या pa इंटू p ऑफ b गिवन a, तो वैसे चलेगा है ना। या तुम चाहो कौन सा? 74। तो 74 जो है ये वाला कह रहा है कि फंक्शन fx है डिफाइंड है, fx x होगा अगर x रेशनल है, fx माइनस x होगा x इरेशनल है। तो बताओ इस तरह का फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने के लिए क्या कंडीशन होता है, किसी को याद है? इक्वल पुट कर दो। हाँ, इक्वल पुट कर दो, करेक्ट। तो जस्ट यू पुट इट इक्वल, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो x इज इक्वल टू माइनस एक्स मतलब 2x बराबर 0, देन x बराबर 0, तो ये फंक्शन सिर्फ 0 पे कॉन्टिन्यूअस होगा। इट इज कॉन्टिन्यूअस ओनली एट 0, क्योंकि x एंड माइनस एक्स ओनली 0 पे इक्वल हो सकता है। तो डिसकंटीन्यूअस एवरी रियल नंबर, गलत बोल रहा है। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट 0 एंड डिसकंटीन्यूअस एट एवरी अदर पॉइंट। अब देख लो, तो कॉन्टिन्यूअस एट 0, ये थर्ड ऑप्शन ट्रू है आपका, बाकी है ना। तो कॉन्टिन्यूअस कहाँ हो, जब भी रैशनल इरेशनल ब्रेक किया हो तो जो इक्वल इक्वेट कर दो इस फंक्शन को, और जो भी पॉइंट कॉमन होगा दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो वहां पे कॉन्टिन्यूअस है, 0 पे ये कॉन्टिन्यूअस, थर्ड ऑप्शन ट्रू है। इसमें कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है, मतलब प्रूव भी कर सकते हैं। 43 होगा सर, 43 ओके, 40 40 हाँ ओके। हाँ, this we discussed actually. So what they are doing, just finding value of theta square. So this word is not defined, the extent of is not defined, well defined word. But what they did actually, if you find bias of t square, then you will get variance of t expression, then you find. So यहाँ पता नहीं पूछना क्या चाह रहा है, it's not. But if you find value of theta square in terms of t, then we get the third option. ये मैंने सॉल्व किया है, यस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली दिस इज नॉट क्लियर व्हाट दे वांट टू आस्क एक्चुअली, सो दिस इज द पॉइंट।
If you find bias of t square, so you will get this. If you open it further, since it is theta, so this is 80 whole square variance of t. And from here, if you find the value of theta square, then this. And this is the option they have given actually. So I don't know what is the meaning of the extent of. Maybe they might be asking the value of theta square in terms of t. तो ये बहुत क्लियर नहीं है इसमें पूछना क्या चाह रहा है, या पूछना चाह रहा है बायस को यूज करके हम कैसे थीटा स्क्वायर का एस्टिमेटर निकाल सकते हैं या उस तरह से कुछ, तो ऐसा पूछना चाह रहा होगा. हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा स्क्वायर, ऐसा कुछ. आई डोंट नो क्या कहना चाह रहा है. नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट लास्ट 71 था. 71. 71 कह रहा है कि x विद द रैंडम वेरिएबल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 30 डिग्री से 90 के बीच है, तो cos x मोर देन sin x. तो तुम सोचो ये cos की वैल्यू sin से ज्यादा किस इंटरवल में होती है. तुम sin cos का ग्राफ बनाओ. अच्छा ये बताओ sin 30 डिग्री कितना होता है, sin 30 कितना है. सर वो डायरेक्टली tan बना के कर लेंगे. हाँ अच्छा इस सही कह रहे हो. उतना क्यों सोचना है एग्जैक्टली हम उतना क्यों दिमाग लगाएंगे, सीधा इसको tan बना देते हैं ना, या cot बना दो. तो एक काम करो cos x मोर देन sin x लिखा हुआ है, तो मतलब ये है sin x लेस देन cos x. दोनों तरफ cos से डिवाइड कर दो तो tan x लेस देन 1. अब बताओ tan x लेस देन 1 कब होता है. इस इंटरवल में देखना. ये तुम्हारा सैंपल स्पेस है, ये समझ लो. तो इसमें बताओ ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे tan x लेस देन 1 होगा. π/6 से π/4. हाँ, सो x इज बिटवीन π/6 एंड π/4. अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है 30 डिग्री का ना, 60 का. तो मर्जी है तुम्हारी कैसे लिखना है. यूनिफॉर्म है ये, x बोला हुआ है यूनिफॉर्म है π/6 से π/2. तो इसका पीडीएफ कितना आ जाएगा 1 अपॉन देयर डिफरेंस. कितना डिफरेंस है π/3 का ना ये. हाँ तो ये आ गया π/3 1 अपॉन π/3 मतलब 3/π dx π/6 से π/4. तो मतलब π/4 और π/6 में कितने का डिफरेंस है 15 डिग्री का, मतलब π/12. तो ये आ गया π/12 अपॉन π/3. पाई खत्म, तो आंसर 1/4 आ गया. ठीक है ना. इसका पीडीएफ एक्चुअली यही है ना. पीडीएफ क्या होता है 1 अपॉन b माइनस ए, सो 1 अपॉन π/3. तो इसको भी लिख सकते हो 1 अपॉन π/3. तो तुम इसको चाहो तो यू कैन राइट इट 1 अपॉन π/3 dx. तो इसका डिफरेंस ले लो π/4 और π/6 का 15 डिग्री मतलब π/12 ना. तो ये हो गया, तो 1/4 आंसर है. ठीक है. और बताओ कोई पूछना है. सर 27. 27 ओके 27 है. कह रहा सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. तो जब ये लीनियर रहता है ना, ये यहाँ पे देखो यहाँ थोड़ा सा अलग है, ये y माइनस एक्स माइनस 2. तो ये थोड़े से फर्स्ट ऑर्डर का ही है लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया. तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस टाइप के जब सॉल्यूशन आते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, वेरिएबल को ऐसा लिखते हैं कि वी राइट x को नया वेरिएबल नाम देते हैं ना. यहाँ वाई एक्स है ना, तो कुछ नाम दो इसका. फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक y एज सम, मान लो v प्लस k, x एज u प्लस h. तो ये ट्रिक्स है, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा. ये थोड़े एडवांस लेवल का क्वेश्चन हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में. तो इसमें क्या होता है कि हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं. अब इस तरह से कि यहाँ पे आ जाए ये 0 हो जाए. जब मैं वैल्यू रखूँ xy को तो न्यूमरेटर 0 हो जाए. मतलब यहाँ पे मेनली कहना चाह रहा हूँ मैं
h प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा h माइनस k, एक मिनट उल्टा कर दिया, y पहले है ना, तो y पहले है तो y वाला को यूज करेंगे k मतलब। तो इसका एक ट्रिक होता है, आपको देखना पड़ेगा कि y वी सॉल्व लाइक दिस। तो इसका एक ट्रिक है, सो k माइनस h, पहले k प्लस h माइनस 2 बराबर 0 एंड k माइनस h माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से k और h निकाल लो क्या होगा, बताओ k की वैल्यू क्या आएगी, ऐड कर लो। तो 2k माइनस 6 बराबर 0, 2k बराबर 6, सो k बराबर 3 आ जाएगा, देख लो। एंड k जब 3 आ गया रख दो यहाँ पे, h 0 हो जाए। नहीं k को 3 रखो, 3 माइनस 2 1, तो h बराबर माइनस 1 आएगा, चेक करो। h बराबर माइनस 1 आ गया। तो अब हमारे पास ने डी वेरिएबल किया, x की वैल्यू आ गई u प्लस, मतलब u माइनस 1 रखना है और y को रखना है v प्लस 3, ये है। अब इसको पुट करो, तो यहां से तो सिंपल है कि ये जो dx है वो du के इक्वल होगा और यहाँ से जो dy है वो dv के इक्वल होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, dy बाई dx को डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ dv बाई du, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे y की जगह ये वैल्यूज रखो, अब ये वैल्यूज पुट करो, तो उससे क्या होगा, अब आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन को रिड्यूस करने का टेक्निक है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो dy अपॉन dx करूंगा ना, तो dv अपॉन du बराबर, अब y प्लस x माइनस 2 है, तो y को रखो u माइनस 1, सॉरी y को v माइनस प्लस 3 और x को u माइनस 1, पुट करके देखो तुम ध्यान से। तो ये बनेगा u प्लस v या v प्लस u बोलो, ये बेटर है, v प्लस u एंड v माइनस u। ये चेक करो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। So this differential equation will reduce to this. ये सर हो रहा है। चेक करना ना, x को रखो u माइनस 1 और y को रखो v प्लस 3, क्योंकि यहाँ मैंने वही किया, हमारा पर्पस यही 0 बनाना था, तो इसलिए हमने ऐसा टेबल चूज किया। तब यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब ये क्या हो गया, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब ये तुम सॉल्व कर सकते हो। मान लो अगर डिफरेंस इसके, ये तो uv में चला गया, अगर ये मैं dy बाई dx में होता तो ऐसा होता है, dy बाई dx बराबर y प्लस एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इसके जैसा है, बस ये uv में है, इसी को मैं xy में लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सॉल्व करने में आसानी हो। तो पहले इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये सीखा होगा हाउ टू सॉल्व दिस, कर पाओगे, क्या करूं, तो इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा। क्या करना होता है सॉल्व करने के लिए, तो dv अपॉन du बराबर डिवाइड कर दो, तो ये y अपॉन x है, तो यहाँ फंक्शन ऑफ y अपॉन x बनाना पड़ता है, तो y अपॉन x, तो v अपॉन u प्लस 1, v अपॉन u माइनस 1। तो मैं स्मॉल में भी लिख सकता था, मैं ये वेरिएबल कैपिटल में लिख रहा हूँ, इट्स बेटर टू स्मॉल में लिख देता हूँ, मैं कैपिटल लेटर यूज करना हूँ, स्मॉल लेटर यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सो अब यहाँ से क्या आ जाता है, मैं स्मॉल में यूज कर लेता हूँ, तो dv अपॉन du बराबर, अब ये देखो, आपको याद होगा हम लोग जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे तो y अपॉन x को t नाम रखते थे, कुछ नया, तो यहाँ t सब्स्टिट्यूट करोगे तुम v अपॉन u को, एंड देन मतलब वही पूरा जैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो, सॉल्व करते चले जाओ, तो सॉल्व करते चले जाओगे, तो ये तुम्हारे पास आ गया, तो t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1, और यहाँ क्या करते थे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, v बराबर क्या करते थे आप, यहाँ से v इज इक्वल टू tu आ जाएगा, इसको डिफरेंस dv अपॉन du कर दो, तो t प्लस u dt बाई du, यही हो जाएगा। एक तो uv में डिफरेंस दिख रहा है मेरा, सेम ही लगता है ना, सो dv अपॉन du बराबर t प्लस u dt बाई du, पुट करो यहाँ पे, सो ये वैल्यू जो है यहाँ से आ जाएगी t प्लस u dt बाई du बराबर t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1। अब यहाँ से निकालो t की वैल्यू, बाद में t रखना, फिर सॉल्यूशन आ जाएगा, वो पूरा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ से t उधर भेज दो, सो u टाइम dt अपॉन du बराबर आ जाएगा t प्लस 1 अपॉन t माइनस 1 माइनस t, तो u टाइम dt अपॉन du बराबर t प्लस 1 माइनस t स्क्वायर माइनस t।
प्लस टी, चेक करो एक बारी। सो टी प्लस वन माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, और अपॉन में क्या है टी माइनस वन। ठीक है जी। सो यहां से अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको अब क्या करो, u एक साइड t एक साइड। सो ये कितना बन गया, तो इसको बुला लो। तो ये एग्जाम में सॉल्व करने लायक नहीं क्वेश्चन है ना। तो एक और तरीका था इसका, मैंने लॉन्ग वे चुना है ना। एक तरीका सॉल्यूशन से स्टार्ट करो, फिर देखो सॉल्यूशन कौन से सॉल्यूशन सेटिस्फाई करती है, वो भी एक तरीका है। एक तरीका है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाले, जो मैं कर रहा हूँ। एक है सॉल्यूशन से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, वो भी कर सकते हो। तो वो मुझे लगता है आसान होगा, इतना लंबा मैंने किया ना, ये मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ। उससे बेटर है कि ऑप्शन के हिसाब से हम चेक कर ले, ये आसान हो जाएगा। देखो वो बताता हूँ, ये बहुत लेंदी हो गया। सो t माइनस वन डी टी, और ये आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी प्लस वन बराबर आ गया डी यू अपॉन यू। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, अब तुम्हें इंटीग्रेट करना आता होगा। सो यू इंटीग्रेट बोथ साइड, ये t का फंक्शन आएगा, u का t को वापस रख देना, ये v अपॉन u, फिर ये आ जाएगा, फिर वापस v की जगह रखना यहाँ से x प्लस वन, v की जगह y माइनस थ्री। तो ये बहुत लेंदी हो गया, आंसर तो आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करके t यूज करो, फिर यहाँ से u v की वैल्यू x y के टर्म में रखो, तो आंसर आ जाएगा। बट ये लेंदी अप्रोच। आसान अप्रोच क्या था, आसान अप्रोच इसका है ये कि तुम ऑप्शन से ही स्टार्ट कर लो। पहले ऑप्शन को ही तुम डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, देखो क्या होता है। तो उससे पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा है सेकंड थर्ड फोर्थ में से कोई एक आएगा। तो तुम्हें वहां से देख के आइडिया मिलेगा क्या होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो आसान तरीका क्या है कि तुम चारों ऑप्शन को ही डिफरेंशिएट कर लो x के रेस्पेक्ट में, और देखो ये कौन सा सिंप्लीफाई करके ये बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। दैट विल बी द आंसर। तो वो आसान तरीका है, ये डिफिकल्ट वे है। तो ये प्रैक्टिस करके समझ आता है ना क्या बेटर वे है। और कुछ पूछना रह गया? सर 9 नंबर। लाइन क्या कह रहा है, एक फंक्शन है x माइनस थ्री की पावर 5 x प्लस वन की पावर 4। तो कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो ये सब तो आसान क्वेश्चन है। चलो देखो, डिफरेंशिएट करो इसको। f डैश x निकालोगे क्या होगा, u का डेरिवेटिव 5 x माइनस थ्री की पावर 4 x प्लस वन की पावर 4 एज इट इज, प्लस फिर x माइनस थ्री की पावर 5 एज इट इज, और x प्लस वन की पावर 4 का डेरिवेटिव, सो 4x प्लस वन की पावर 3 ये है ना। कॉमन निकालो, इसमें क्या कॉमन है ध्यान से देखो। सो x माइनस थ्री की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, और x प्लस वन की पावर 3 कॉमन आ जाएगी। तो बचा क्या, ध्यान से देखो, अब पावर 4 कॉमन आ गया, ये पावर 3, तो यहाँ से 5x प्लस 5 कॉमन आ गया। इधर से देखो, ये पावर 4 कॉमन आया है, यहाँ से पावर 3, तो 4x माइनस 12 कॉमन आया है ना। देखो, तो इसको सिंप्लीफाई करो। अब तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो x माइनस थ्री की पावर 4 x प्लस वन की पावर 3 y प्लस 4 9x माइनस 7, इसको इक्वल टू 0 पुट करो, क्या होगा, x की वैल्यू आई 3 माइनस 1 7/9। सो दिस फंक्शन हैज 3 क्रिटिकल पॉइंट। अब तुम बताओ कैसे डिसाइड करते हो कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा है, या सैडल पॉइंट है। बताओ, एक सा डाउट था, सचिन बताइए, हाउ डू डिसाइड। सर वैल्यू पुट करते हैं सर।
एक तरीका होता है साइन स्कीम, या उसको बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। तो साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है -1, उससे बड़ा कौन सा है 7/9, उससे बड़ा क्या है 3। अब इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारा एफ डैश एक्स था, सो यू लुक केयरफुली, इसको ध्यान से देखो। अब मैं x की वैल्यू 3 से ज्यादा लूंगा तो ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, ये भी पॉजिटिव आएगी, तो पॉजिटिव रहेगी। मैं 7/9 और 3 के बीच का कोई वैल्यू चूज करूं, तुम 7/9 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, इसी बीच में 1 भी आया होगा, तुम चाहो तो 1 रख के देख लो, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी, तुम चाहो तो चेक कर लो, ठीक है। नहीं नेगेटिव नहीं आएगी, 1 मिनट, क्योंकि 3 है ना यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट, तो 3 क्रिटिकल पॉइंट है और x - 3 की पावर 4 है। जब ये इवन नंबर रहता है ना तो दोनों साइड सेम ही साइन आएगी, तो तुम अगर 3 से छोटा नंबर कोई लो और 7/9 से बड़ा, एग्जांपल के लिए 1, तो 1 रख के देखो पॉजिटिव आएगी, ये पॉजिटिव रहेगी, ये पॉजिटिव रहेगी, ये भी पॉजिटिव रहेगी, तो पॉजिटिव ही आएगी। और 7/9 है ना, 7/9 के बाद ऑड है, तो ये साइन चेंज होगा। देखो इसके पीछे ट्रिक ये है कि यहाँ 3 क्रिटिकल पॉइंट था और x - 3 की पावर 4 है, तो दोनों तरफ सेम साइन रहेगी, इवन पावर है, तो ऑड पावर है तो अपोजिट हो जाएगी। 7/9 यहाँ से आया था, पावर ऑड है तो अपोजिट साइन हो जाएगी। -1 यहाँ से आया था, पावर ऑड है तो अपोजिट साइन हो जाएगी। तुम चेक भी कर सकते हो या ऐसे ही। अब तुम मुझे बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का आइडिया है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे f डैश x पॉजिटिव से नेगेटिव होता है वो क्या होता है, मैक्सिमा या मिनिमा, मैक्सिमा। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। जिस क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव से पॉजिटिव होता है वो क्या होता है, लोकल मिनिमा। सो लोकल मिनिमा। और जिस क्रिटिकल पॉइंट पे पॉजिटिव से पॉजिटिव सेम साइन दोनों साइड रहे उसको क्या बोलते हैं, हाँ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, इसी को बोलते हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब इसका मतलब है नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, क्रिटिकल पॉइंट तो है बट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट है ये। सो यहाँ से आप चेक कर लो, आपके पास आंसर आ चुका है, यही ध्यान देखना है। तो -1 हमारा मैक्सिमा का पॉइंट है और 7/9 मिनिमा का पॉइंट है। सही कह रहा है, पहला वाला ही सही कह रहा है, ये गलत कह रहा है, 7/2 है ही नहीं, दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ये भी गलत कह रहा है। हाँ ये गलत है, ठीक है ना, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, देख लो। तो ये क्लास 12 से ऐसा क्वेश्चन है, हालांकि 62 नंबर। तुम दोबारा सॉल्व करो सब हो जाएगा। बताओ 62 में क्या डाउट है। ठीक है, देखो तो यहाँ पे इसने कहा है तुमसे कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई बताओ, और एफ एक्स वाई है एक्स प्लस वाई, एक्स वाई दोनों 0 1 के बीच है। ओके कोई बात नहीं, तुम ऐसे कर लो,